बावरामन देखने चला एक सपना। तो एक गाना मैंने ऐसे ही बनाया था अपने लिए, बावरामन। किसी को सुनाता नहीं था मैं, ऐसे कोई खास दोस्तों में कहीं बैठ गए तो जैसे गाते हैं गाना वैसे गा दिया करते। तो उस तरह से मेरा सिंगिंग का करियर शुरू, जो कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आधे मिनट भी नहीं सोचा था मैंने। एक रात में मैं लिरिसिस्ट बन गया। मैं संगीत से थोड़ा दूर था, मुझे नहीं करना था, मन नहीं करता, रिलक्टेंट था। मैंने कहा ये तो मुझे करना ही नहीं है, मैं क्यों करूँगा। तो आपने उस दिन जो मुझे डांट पिलाई थी वो मैं कभी भूलता नहीं। आपका बहुत बड़ा हाथ है मेरे, मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ। आपको याद नहीं होगा पक्का भाई, इतने अंधेरे में थे ना टनल में उस, कि फ्यूचर तो कभी पता ही नहीं था। क्या करेंगे ये तो कभी नहीं पता था। एक्टिंग इज अ सीरियस बिजनेस। पूरे समय जहन में एक था कि फिल्म मेकर बनना, फिल्म मेकिंग करनी है, डायरेक्शन करना। उस साल मैंने एनएसडी का फॉर्म आया ही नहीं मुझे। ओरी चिरैया, the song can do this. ओरी चिरैया नन्ही सी चिड़िया। वो फीमेल फिटिसाइड के बारे में गाना था, और लोग अपने सोनोग्राफी के थ्रू देखते हैं कि क्या है और उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं कि whether we want it or not। तो उन्होंने कहा हमने हमारा डिसीजन चेंज किया बिकॉज ऑफ द सॉन्ग। सबसे मुझे जो अच्छी चीज लगी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने फेल होने की इजाजत दी। आप अगर कुछ करना चाहते हो तो रास्ते खुलते हैं। द बिगेस्ट क्राइम इन द वर्ल्ड इज एन एक्टर। म्यूजिक की दुनिया में मैं बैकडोर एंट्री था। लोग लाइनों कतारों में खड़े थे, बल्कि मुझे गाना गाते टाइम गिल्ट हो रहा था। इट चेंज्ड मी फॉर एवर। चला एक सपना। नमस्कार, स्वागत है आपका आज स्वानंद किरकिरे। नमस्कार सर। स्वागत स्वागत स्वागत। बहुत 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 धन्यवाद। स्वागत बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है मेरी जर्नी में, कि मैं आपके साथ आपके पॉडकास्ट पे बैठा हुआ हूँ और आपसे गुफ्तगू करने वाला हूँ, क्योंकि लोगों को पता चलेगा कि व्हाट डज इट मीन टू मी। तो अमेजिंग, हम लोगों का साथ बहुत इंटरेस्टिंग रहा। हाँ। और एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइम पर हम लोग पहली बार मिले। जी, मैं वो कौन सा, मेरे 92 में 92 मई जून था, अप्रैल में था। आप जस्ट जाने वाले थे, बम्बई शिफ्ट होने वाले थे फ्रॉम दिल्ली, और इंदौर में एक वर्कशॉप हुई थी जिसमें आप वर्कशॉप लेने के लिए हमारे यहाँ आए थे। और मैं उस वर्कशॉप में स्टूडेंट था। और वहाँ से ये जर्नी मेरे लिए शुरू हुई थी, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, या शुरू में बता दूं कि आपका बहुत बड़ा हाथ है मेरे, मैं जहाँ हूँ वहाँ होने में। और वो आपका अननोइंगली होगा या नोइंगली होगा मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बड़ा हाथ है। मैं जब उस वर्कशॉप में आया था तो मैं काफ़ी एक तरह से करना बहुत कुछ चाहता था, लेकिन रास्ते नहीं पता थे, कुछ भी नहीं पता था। और उस साल मैंने एनएसडी के लिए अप्लाई किया था, एनएसडी की एंट्रेंस के लिए। और आपने मुझे कहा था कि मैं प्रिपेयर कराता हूँ तुम्हारी स्पीच। और आपको याद नहीं होगा पक्का, पर मेरी स्पीच जो थी वो कालिदास की जो स्पीच थी आषाढ़ का एक दिन थी, वो आपने प्रिपेयर कराई थी मेरी, उस वर्कशॉप से अलग समय निकाल के। और लेकिन मैं यहाँ पे बम्बई में वर्कशॉप को देने आया और मैं वो स्पीच भूल गया, रास्ते आधे में भूल गया, और फिर मेरा उस साल सिलेक्शन नहीं हुआ। देन आई केम बैक एंड यू सेड द बिगेस्ट क्राइम इन द वर्ल्ड इज एन एक्टर मिसिंग हिज लाइन्स। अगर लाइन्स भूल रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं। तो आपने उस दिन जो मुझे डांट पिलाई थी वो मैं कभी भूलता नहीं हूँ। वो मेरे साथ हमेशा रहती है, और वो मैंने गांठ बांध रखी है कि एंड देन आपने हम लोगों को एक्ट 1 दिल्ली में ज्वाइन करने का न्योता दिया। मेरे साथ एक दोस्त हुआ करता था आरिफ, जो हमारे बीच नहीं है अब, विनीत और खंडवा। तो मैं, विनीत और आरिफ, हम लोग एक्ट 1 पहुँचे। एंड आई जॉइंड एक्ट 1 एंड इट चेंज मी, माई लाइफ, माई एवरीथिंग, एंड आई ओwe it all to you. And just to begin with, and it's very very important that I am sitting in front of you here, and it's just a long journey में एक और बड़ा पड़ाव है ना, जब वो एक सर्कल कंप्लीट होता है, तो it's like for me actually. I'm like extremely touched. और स्वानंद, मैं बताऊं कि खैर वो हम लोग बहुत सारी बातें करें। I'm really touched by what you said, पर you know
यू हैव बीन समबडी जिन्होंने, मैं उसके बाद आपसे कभी मिला नहीं, नहीं उसके बाद हम नहीं, अगर आप नोटिस करें, नहीं बहुत इंटरेस्टिंगली हम कभी मिल नहीं पाए, बट मैंने आपको बहुत स्नेह के साथ आपकी जो जर्नी देखी, और आज जो आइडिया ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये माँ बाबा का घर है और हम उस डाइनिंग टेबल पर बैठकर बातें करेंगे और खाएंगे भी, जहाँ पर 1980 से ये हमारे साथ था। तो ये डाइनिंग टेबल अब का है, वो आपके लक्ष्मी नगर वाले घर का, एग्जैक्टली, लक्ष्मी नगर वाले घर का। मैं आया था उस लक्ष्मी नगर, अरे वाह, क्योंकि आरिफ वहाँ रहता था कुछ समय के लिए। जी, तो मैं वहाँ गया था माँ बाबा से, क्योंकि बहुत सारे लोग थिएटर के घर आते थे, घर में रहते थे माँ बाबा के साथ। वंडरफुल, सो आई एम सो हैप्पी। तो इंदौर बचपन इंदौर, पैदाइश इंदौर। अच्छा, वही मिडिल क्लास नॉर्मल फैमिली, मदर फादर, जैसे मराठी फैमिलियों में अमूमन होता है, नौकरी करते हैं, साथ में कुछ गाना बजाना करते हैं। हाँ, नौकरी के साथ साथ कल्चर के साथ जोड़ने का एक रहता है। फादर भी गाना सीखते थे पंडित कुमार गंधर्व से। बताइए किससे सीखते थे? कुमार गंधर्व से। और मेरी मदर थी, लेकिन बड़े बड़े परिवार थे, तो उस तरह से हिम्मत नहीं थी उन लोगों की कि किस तरह काम छोड़ के इसको प्रोफेशन की तरह ले, जो आज कोई कर पाता है बहुत आसानी से, उस वक्त पे पॉसिबल नहीं था। बैंक में नौकरी करते थे, तो बड़ा परिवार था, उसको भी देखना था, तो नौकरी करके ही ये काम वो नौकरी करते करते ये करते थे। पता है, मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करना कि कुछ एक लोग होते हैं जो इस प्रोफेशन को लेते हैं, और मैं बोलता हूँ कि वो ज़्यादातर तादाद जो शायद इस आर्ट्स के प्रोफेशन में नहीं आई है, लेकिन कोई और प्रोफेशन करती रही है, वही लोग रहे हैं जो आर्ट्स को पेट्रनाइज कर पाए हैं जी। तो मैं उसको बहुत अच्छा ही मानता हूँ कि वो लोग अपने काम को भी करते रहे, अपने घर को ठीक से चलाने की, एक्सटेंडेड फैमिली जैसे आपने कहा। और आज भी मतलब वो म्यूजिक से उनका प्यार नहीं गया है ना, वो उस बात को लेके बहुत ज्यादा कोई दुनिया से खफा है। बिल्कुल, कि भाई हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ। थोड़ा बहुत रहा होगा रंज मलाल, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उस संगीत से नाता नहीं तोड़ा अपना, नाता नहीं तोड़ा। और वो उनके अकेले में रियाज करने की चीज है, तो उनको कोई सुनने ना भी आए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। तो उस माहौल में तुम बड़े हो रहे हो। माहौल ऐसा था कि बेसिकली मैं कुमार गंधर्व के में मेरे फादर बैंक में नौकरी करते थे, तो सैटरडे हाफ डे होता था और संडे फुल डे होता था। देवास 35 किलोमीटर दूर था। अच्छा। तो सैटरडे को दोपहर को हम लोग फादर के साथ देवास चले जाते थे, तीनों, चारों फादर से मैं चारों। और सैटरडे को रात को कुमार जी उनको सिखाते थे, संडे मॉर्निंग में सिखाते थे, संडे इवनिंग में सिखाते थे, और संडे लेट नाइट हम लोग वापस इंदौर आते थे। और तुम दोनों भाई बहन? और हम दोनों भाई बहन वहाँ आसपास खेलते थे, उनके घर में रहते थे। तो संगीत मेरे कानों पे पड़ रहा था। लेकिन आशीष भाई, मैं संगीत से थोड़ा दूर था, मुझे नहीं करना था, मन नहीं करता था। क्योंकि वो कुछ भी हो, ऑल सड एंड डन, मेरा एक अंकल है मतलब जो भी बम्बई में रहते हैं, वो थिएटर करते थे। अच्छा। तो उनके साथ मैं नाटक करने चला जाता था। आपको याद होगा बाबा गोरे? हाँ, बाबा गोरे, बिल्कुल ना। अरे बाप रे, ऐसी दाढ़ी सी होती थी। हाँ, भूरी आंखें, हरी रंग की आंखें होती। क्या, बाबा गोरे? एग्जैक्टली। यस। तो उसके साथ में मैं थिएटर करता था, और मेरे चाचा भी उसके साथ थिएटर करते थे। ओह माय गॉड। और मैं उस थिएटर के माहौल में जाता था तो मुझे कुछ अलग लगता था। संगीत का माहौल कुछ भी कहो, हालांकि कुमार जी बहुत खुले दिल के थे, और लेकिन फिर भी एक काफ़ी प्रोग्रेसिव थे उस मामले में। लेकिन फिर भी कुछ भी कहो, एक गुरु शिष्य परंपरा का एक उसमें पुरानी एक चीज़ें, एक माइंडसेट का तरीका था। लेकिन नाटक में तो कोई गुरु शिष्य परंपरा नहीं। नाटक में तो सिर्फ सब हम सब बराबर, और तो हमारे साथ खेल रहे थे, साथ में बात करते थे। छोटा, बट मैं एक बात कहूँ, जस्ट थॉट, पता है स्वानंद, नाटक की दुनिया में भी कुछ चीज़ें थी जो परंपरागत थी जी। तो मेरा ख्याल है कि तुम्हें, क्योंकि वो ज़्यादा पसंद था, तुम ज़्यादा प्यार करते थे, तुम ज़्यादा उदार थे उसके प्रति। शायद ये हो सकता है, शायद ये भी हो सकता है, क्योंकि और तुमने उन कुमार गंधर्व जी के साथ आसपास सुनकर तुमने चूज किया। जैसे मेरी माता जी कथक की गुरु थी, और उन्होंने अक्षर महाराज जी से सीखा, शंभू महाराज जी से सीखा, और वो माहौल था। लेकिन वो माहौल ज़रूर था, लेकिन मैं ग्रेविटेट हुआ थिएटर की तरफ। हम सब जिस चीज़ को प्यार करते हैं ना, उसकी बहुत सारी चीज़ों को ले लेते हैं। तो बेसिकली बाबा गोरे के साथ तुम थिएटर करना। मेरा चाचा जितेंद्र करके रहे, और बाबा गोरे, उनके साथ में मैंने थिएटर करना शुरू किया। मतलब मुझे मेरी माँ करने नहीं देती थी थिएटर। उनका ये कहना था कि
मेरे एक अंकल थे, मतलब जो तो वो थिएटर करते थे और उनको सबको ऐसा लगता था कि यार भाई ये नाटक मतलब जो है ना ये करियर नहीं हो सकता, तो आप पढ़ लिख लो, पढ़े लिखे बिना मत करो। तो प्लान बी रखो, प्लान मतलब बी रखो, साथ में रखो, साथ में रखो हाँ। इसको। तो मैंने नाटक करना शुरू किया। अच्छा, नाटक भी साल में 1 नाटक 2 नाटक हुआ करते थे, तो ऐसे कोई नाटक उस तरह से नहीं होता था। लेकिन मज़ेदार बात है, मेरे को अचानक याद है कि इलस्ट्रेटेड वीकली आती थी, करेक्ट, मैगजीन। खुशवंत सिंह उसके खुशवंत पहले सिंह उसके एडिटर हुआ एडिटर, करते बाद थे। में प्रीतिश नंदी उसके प्रीतिश एडिटर नंदी बने, हुए, उसके हाँ। एडिटर। उसमें इब्राहिम अलकाजी पे एक आर्टिकल। आर्टिकल आया था, और मेरी माँ वो यूनिवर्सिटी, मेरी माँ मदर यूनिवर्सिटी, इंदौर यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम करती थी। ओके, तो वो वहाँ से उसकी लाइब्रेरी से इलस्ट्रेटेड वीकली घर आता था। अच्छा, उसमें मैंने वो देखा, तो मेरी मदर ने मुझे बताया कि यार ये जो है इब्राहिम अलकाजी जी है, और ये नसीर उद्दीन शाह और अनुपम अपने ओमपुरी जी के गुरु है। अच्छा, और ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नाम की कोई जगह है। तो वो बहुत बचपन की बात होगी, लेकिन वो कुछ बात छप गई थी मुझे, मेरे मन में था कि ये कोई जगह है भाई जहाँ कुछ पे सीखा जा कुछ सीखा जा सकता है, जहाँ जाना हो सकता है। जाना हो सकता है, ओके। और लेकिन कोई रास्ता तरीका तो था नहीं। तो देन बेसिकली मैं थिएटर करता था, थोड़ा बहुत ये करता था, वो करता था। उसी बीच में क्या हुआ कि मुझे पता चला कि एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में एनएसडी की एक ऐड आई थी। तो उसमें एनएसडी की जो एंट्रेंस एग्जाम की जो होती थी, ओके, अच्छा, तो वो मैंने देखी। तो उसमें लिखा हुआ था कि आपको ना 10 नाटक करने ज़रूरी है। हाँ, तो 10 नाटक करना इंदौर में तो 10 साल का काम था। 10 साल में एक साल में करते थे आप। तो मैंने कहा कि भाई ये 10 नाटक कैसे भी करके करने हैं। तो मैंने चारों तरफ जहाँ नाटक हो रहा था वहाँ नाटक करना शुरू कर दिया। ओके, रामलीला हो रही, रामलीला में घुस गए कि नाम मुझे यानी 10 करने कैसे भी फेरिस करके। में 10 कोई होने मराठी चाहिए। कर रहा है, कोई हिंदी कर रहा है, कोई बंगाली कर रहा है, वहाँ पीछे खड़ा होकर जाके। तो इस तरह से मैंने करना शुरू किया। उसके बीच में अच्छा, मैं एकेडमिक्स में बहुत ख़राब था, थैंक यू। मैं ऐसे देखता हूँ कि मैंने वो ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। हम लोगों ने एक दरवाजा बंद कर दिया था कि भाई यहाँ तो जाऊँगा ही नहीं। तो कुछ ऑड जॉब्स करने लगा, क्योंकि मुझे लगा अगर एनएसडी जाना है तो थोड़े पैसे कमाने हैं। तो कुछ ऑड जॉब्स किए मैंने। तो मैं पहले वैक्यूम क्लीनर बेचता था, डोर टू डोर। समझ गया, पर उसके लिए सब लोग एक जगह सुबह सुबह एक जगह मिला करते थे, टाई पहनते थे, फिर जाते थे, फिर डोर नॉकिंग करते थे, ठक 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 ठक। मुझे अभी भी याद है, दिल्ली में मैं देखा करता था कि एक टाइम होता था सब लोग एक जगह पर स्कूटर्स में आते थे। 7 बजे वो आपका बॉस आपको मोटिवेट करता था। अच्छा, कि आज आपको आसान काम नहीं था ना सर, लोगों के घरों में जाके लोगों को एक 4,000 रुपए की चीज बेचनी है। लिटरली कोल्ड कॉल करके, घंटी बजा के उनको 4,000 रुपए की चीज दे के आनी है। हाँ, और वही आपकी सेल है और वही आपकी कमाई है। और वो जमाना जब झाड़ू पोछा होता था, तब आप यूरोका फोर्स वैक्यूम क्लीनर बेच रहे थे। और आपको 90%, इंदौर तो ऐसा शहर था जहाँ पे 90% उसकी जरूरत ही नहीं थी। जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मट्टी के घर थे, कितना निकालेगा वैक्यूम क्लीनर। दीवारी को ना दीवार खींच लेगा वो। तो वो करना रहता था। तो मैंने वो, लेकिन उसमें क्या हुआ, उसमें मुझे बहुत क्लैरिटी मिली, बहुत चीज़ें मुझे मिली उसमें। तो उसमें एक कोल्ड कॉल करना होता था, उसमें दो पार्ट होते थे। अच्छा, मैं थोड़ा एलैबोरेट बताऊं? बहुत जरूरी है, अरे। तो उसमें 2 पार्ट होते थे। एक होता था कि घर में घुसना, ओके, अंदर एंट्री लेना, कैसे भी करके, मतलब कि और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए टाइम लेना। और एक पार्ट था डेमोन्स्ट्रेशन का, कि आप उसमें मशीन को दिखाओ, वो परफॉर्मेंस का पार्ट। और मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, पूरी स्क्रिप्टेड होती थी, पूरी स्क्रिप्टेड, कि क्या कहना है, कि सुबह जाकर क्या कहना है, ठीक है। और एक मशीन है, आपको दिखानी है, आपकी फैमिली को दिखानी है। जब भी आप दिखाना चाहेंगे मुझे बताइए। थोड़े से होते थे कि हाँ फिर कल आ जाना, परसों आ जाना। अच्छा, उसमें ख्याल ये रखना होता था कि उसकी एक सेल्स पैटर्न था। उसमें ख्याल ये रखना होता था कि कोई आजू बाजू का अड़ोसी पड़ोसी ना जाए। अच्छा, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी भी एक कस्टमर है। हाँ, तो उसके घर पे उसका सेल होगा, आपके घर, इसके घर पे इसका सेल होगा। क्योंकि और ये ना भी करवा सकता है, क्या रहता है ऐसा, ये गिरा देगा, गिरा सकता है, ये गिरा सकता है। क्योंकि उनका मन हो गया लेने का, तो हो गया कि सोच लो, इस तरह का पड़ोसी बोल दिया, उसने बोल दिया। तो और आदमी के मन में अगर सोच लो आ गया, तो फिर वो सोचता है, शंका अगर आ जाएगी। तो और उसमें वो पूरी स्क्रिप्टेड होती थी, उसमें आप दिखाते थे। और उसमें बहुत खूबसूरत चीज़ें करते थे हम लोग, मतलब जो मैं कभी फिल्म बनाऊंगा उसमें करूंगा। कि घर में अगर छोटा बच्चा है और उसका टेडी बियर है, तो सेल पक्की है।
क्योंकि हम क्या करते थे कि एक रुमाल लगा देते बीच में, वो अटैचमेंट रहता था और उसके पाइप के बीच में, और वो टेडी बियर पे लगा के ऐसी उसकी धूल निकलती थी महीन, और फिर वो ऐसी हम हमारी पैंट पे ले लेते थे। अच्छा। और हम कहते थे कि ये आपका बच्चा जो है इनहेल कर रहा है, ये इसके अंदर जा रहा है, इसमें इतने डस्ट माइट्स होते हैं, ये होता है, वो होता है, वो देख रहा है। और फिर हम उस अब अटैचमेंट से उसको साफ करते दोबारा और वो जो होता था वो सेल हो जाता था। तो उसमें मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था। इसको कहते हैं पेन पॉइंट, पेन पॉइंट जो आज भी हम लोग लगे रहते हैं। करेक्ट। तो उसमें मेरा परफॉर्मेंस तो अच्छा था, मैं बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेट करता था, लेटर सेल नहीं कर पाता था। वो सेलिंग में मेरी थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। मुझे लगता था कि मैं घर देखता था, मुझे लगता था 4,000 रुपये क्यों देंगे, मतलब उस तरह का एक भावनाएं आती थी। तो मुझे क्या करते थे, वो मुझे उन्होंने रखा हुआ था कि तू 2 लोगों की टीम बना देते थे कि तू डेमोन्स्ट्रेट कर क्योंकि तू निकल ले और ये बेचेगा, ये जाके किल करेगा। तो वो 1 आध साल मैंने वो काम किया। ओके। उसके बाद वो काम भी मुझे काफ़ी चीज़ें ऐसी लगने लगी कि यार ये बेकार है, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि यू आर सेलिंग समथिंग टू पीपल विच दे डोंट नीड। और क्यों आपका प्रोडक्ट ही इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग आपको लेने आए आपके, तो ऐसे कुछ ख्याल आइडियलिज्म। और ज़रूरी नहीं कि वो ख्याल सही हो, क्योंकि वो प्रोडक्ट बाय द वे हम लोगों ने भी यूज़ किया, अच्छा ही प्रोडक्ट दिल्ली था, में, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट था। बट व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग इज कि यू डिड नॉट ओन दैट जर्नी। I didn't own in the sense I always wanted to be doing something else. थिएटर, हाँ, तो वो एक जरिया था, वो एक रास्ता था जो मुझे लग रहा था कि ये मैं गलत जा रहा हूँ इस पे, और वो कंज्यूमिंग था क्योंकि उसमें बहुत वक्त लगता है, उसमें बहुत वक्त लग रहा था और उसमें बहुत पैसे मिलते थे। क्योंकि अगर आपने बहुत अच्छी सेल कर दी है तो आपको वो कमीशन बेसिस पे आता था। तो हमारे उस समय पे इंदौर में उस समय पे लड़के 35 हज़ार रुपये महीना कमाते थे, जो कि बहुत ज़्यादा था 1991 में। मतलब बहुत ज़्यादा बोले तो बहुत ही ज़्यादा पैसा था। तो वो एक ये अच्छा, मैं उतना नहीं कमाता था, मैं थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें क्या हुआ था आप हाँ, और उसमें फिर वो प्रमोशन कर देंगे, फिर वो तो वो एक दुनिया थी जहाँ मुझे लग रहा था कि ये ले जाएगी मुझे, एकदम खींच रही है आपको किसी और तरफ जहाँ आप जाना चाहते। तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। बाय द वे आई वांट टू लेट यू नो वो पैसे कितने ज़्यादा थे। मैं बम्बई आया था 25,000 रुपये लेके, और वो पैसा था जो माँ को जब संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला तो उस माँ ने वो पूरा पैसा मुझे दिया था। वो 25,000 रुपये मिले थे। 25,000 रुपये मिले थे, और उस 25,000 के साथ मैं बम्बई आया था, क्योंकि हमारे पास एक मुश्त पैसा नहीं था। तो माँ ने अपने से जिस पैसे की तरफ आप जा रहे थे वो पैसा उतना था। It was a draw, but I'm sure कि वो आप खींच रहे थे। And that's when you said कि नहीं, I don't want to do that। फिर मैंने कुछ और ऑड जॉब्स किए। मैंने एक बैंक में, तो मैं एक बैंक में नौकरी की, मैंने एडहॉक बेसिस पे करते थे। एक यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया थी, उसमें एडहॉक बेसिस पे नौकरी की। यूलिप हुआ करता था, यूलिप स्कीम होती थी उसकी, यूलिप की स्कीम हुआ करती थी। तो उसमें मैंने नौकरी की। उसकी एक एग्जाम थोड़ा बताऊँ आशीष भैया, तो उसकी एक एग्ज़ाम थी। उसमें क्या 6 महीने नौकरी करने के बाद उन्होंने कहा इनको बच्चे अच्छे हैं, इनको परमानेंट करने का एक तरीका ढूंढना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जितने लोग टेम्पररी नौकरी करते हैं उन्हीं की एग्ज़ाम होगी, उनको पहला मौका दिया जाए, उन्हीं की एग्ज़ाम होगी, उन्हीं का एग्ज़ाम होगा। और उसमें से तो अगर इंदौर में 3 सीटें हैं तो 4 लोग इंदौर में हैं। अच्छा। और लेकिन अगर उसका भी नहीं हुआ तो कहीं पे देवास में एक सीट खुल रही है, दिल्ली में खुल रही है, तो उसको वहाँ तो लगभग सबको परमानेंट कर ही दिया जाएगा, फिक्स था वो मिलने वाला। तो घर वाले भी खुश थे कि चलो अब कर लो यही, मतलब। तो उसकी एक यूनिट ट्रस्ट की एग्ज़ाम थी बम्बई में। अच्छा। मैं बॉम्बे आ गया, और मुंबई आया और मैं देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये एग्ज़ाम मैंने दे दी तो मेरा तो ज़िंदगी तय हो गई। अच्छा। और उस दिन सुमित राघवन एक्टर है ना, और वंदना गुप्ते, उनका एक मराठी प्ले चल रहा था यहाँ पर। अच्छा। और वो उसी वक्त था जब एग्ज़ाम थी। मैंने मेरे दोस्त से कहा, मैंने कहा मैं तो प्ले देखने जा रहा हूँ। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। तो वो कहने लगा मर जाएगा, मत जा। मैंने कहा नहीं, मुझे देखना है। उसका प्ले का नाम था, आई फॉरगॉट द नेम। आप में से अगर किसी को याद है सुमित राघवन के प्ले का नाम? सुमित राघवन, वंदना गुप्ते था। हे वयस असं असतं, ऐसा कुछ तो ये कौन सा ईयर रहा होगा? ये 92 91 92 के पहले की बात। गॉट इट। तो मैंने वो प्ले देख लिया। तो उस दिन वो एग्जाम यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को नो हो गया। अच्छा, माता पिता को पता था? नहीं आज ही पता चलेगा।
थ्रू दिस पता चलेगा। तो उनको क्या बताया? मैंने कहा नहीं हुआ, नहीं हुआ। फेल हो गया। फिर उन्होंने कहा कुछ और कर लो। फिर मैं एक और बैंक में नौकरी, फिर मैंने एक और बैंक में नौकरी की 6 महीने, और उस ये वक्त पे गजब था। NSD आज की, उनको पता चलेगा। अब तो आई डोंट थिंक उनको उतना बुरा लगेगा। कितने और बच्चे हैं जो ऐसा कुछ करेंगे, पर अब उनके माँ बाप कहेंगे भाई चेक करो चेक ने करो एग्जाम दिया कि नहीं गया है? कि तुम नहीं गया। औरों को बताया तुमने, स्वानंद? सर हाँ। मतलब वो आपको आपका रास्ता बनाना पड़ता है। Exactly. और यू मेक, इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। इनफैक्ट मजाक के तहत यू मेड अ चॉइस यार, क्योंकि तुम ब्लाइंड खेल रहे थे, यहाँ पर पक्की नौकरी। यू नो व्हाट आई एम रियली गेटिंग इज कि जहाँ पर नौकरी का होना की ज़रूरत भी है, माता पिता नौकरी पेशा है, जो आर्ट ऑन द साइड कर रहे हैं, आपको भी शायद उसी तरह वो डाल रहे हैं कि भाई तू नौकरी कर ले, साथ साथ तू कुछ और कर सकता उनको है। ज्यादा नहीं पता था। हाँ। मतलब मैं उनके ऊपर उनको नहीं दोष ना पता करें, था। बट लेकिन वो माहौल तो था ना ऐसा। हाँ। बट यू आर नाउ ब्रेकिंग आउट ऑफ इट एंड यू आर सेइंग कि नहीं बॉस, नहीं, मुझे मैं करना मैं कुछ तो और ये है। करना, और मुझे नहीं पता था वहाँ कुछ होने वाला है मेरा या नहीं होने Got वाला। it. मुझे नहीं पता था। हाँ। तो वो मैं एक नौकरी, तो भी दूसरी एक और नौकरी की मैंने एक और कोऑपरेटिव बैंक में, और वो 2.5 महीने में कर रहा था। और उसमें उस बैंक के एड्रेस पे मैंने अपना NSD का फॉर्म मंगवाया। घर के एड्रेस पे नहीं? घर के एड्रेस पे नहीं मंगाया, उस बैंक के एड्रेस पे मंगाया, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत झगड़ा। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने वो फॉर्म रखा था लेके, और वो एक मेरे बगल में एक मैडम बैठती थी, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, तारे मैडम थी शायद। तारे में? हाँ, वो बड़ी थी मेरे से उम्र में थोड़ी सी, लेकिन बहुत वो यंग ही थी, मतलब उस तरह से। तो उन्होंने देखा, वो कह रही ये क्या है। मैंने कहा ये ऐसे ऐसे। तो कह रही इमीडिएटली भरो इसको, क्या कर रहे हो यहाँ पे, दिस इज नॉट योर प्लेस, तुम जाओ, जो करना है वो करो। ये कौन सा कोऑपरेटिव बैंक था? इंदौर परस्पर, इंदौर परस्पर सहकारी बैंक। और उसमें शायद मिस तारे अगर मैम, अगर आप सुन रही हो तो हाँ। क्या बात है। तो मैंने वो फॉर्म भरा, और उसी वक्त पे पता चला कि इंदौर में एक NSD की वर्कशॉप हो रही है, जिसमें आप आए थे। आपसे पहले आलोक चटर्जी, सुधा शिवपुरी जी, गोविंद नामदेव जी, गोविंद भाई आए थे। यस। तो पहले वो लोग आए थे, और बाद में आप आए थे, सेकंड फेज में उसके आप आए थे। तो मैंने कहा ये वर्कशॉप तो करनी है, क्योंकि NSD का फॉर्म अभी भी भरा है, और NSD की एक वर्कशॉप हो रही है, तो आई हैव टू डू दिस। तो वो नौकरी मैंने छोड़ी? आधे में छोड़ दी, मतलब वैसे ही परमानेंट नहीं थी, तो छोड़ दी। और मैं फनकार थे हमारे, आदिल कुरैशी थे, और शाहिद मिर्ज़ा थे, बाबा थे। तो उन लोगों को जाके बोला कि, मैंने कहा मुझे आप एंट्री, तो वो कहने लगे अरे हमारा तो फुल हो गया है, ये हो गया। मैंने कुछ भी करके मैंने कहा आशीष, मतलब बाबा गोरे से कहा, बाबा गोरे ने उनको, और मैं और संतोष 2 थे, हम लोगों को एंट्री मिल गई। वहाँ पे चीज़ें बड़े स्तर पे बदली, क्योंकि एक बाहर से एक पॉइंट ऑफ व्यू आया। एक्टिंग इज़ अ सीरियस बिजनेस। नाटक एक बहुत सीरियसली की जाने वाली चीज़ है। जैसे कोई डॉक्टर बनता है, वैसे ही नाटक किया जाता है। ये तो उसमें कुछ सीखने योग्य चीज़ें हैं, कुछ सीखने योग्य चीज़ें हैं, उसकी कुछ सिखाने के उसके कुछ तरीके हैं, और उसको लोग उतनी ही शिद्दत से और सीरियसली लेते हैं और करते हैं, जैसे कोई और प्रोफेशन करता है। तो वो बहुत मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने आपको जो शुरुआत में किस्सा सुनाया, आप आए, फिर उस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मुझे फिर समझ में नहीं आ रहा था, मैं इधर उधर भटक रहा था, लेकिन एक रास्ता खुल गया था। फिर आपने मुझे रास्ता दिखाया, आपने मुझे इनके से, अच्छा पता मुझे याद बिल्कुल नहीं, पर मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है, अगर मुझे कोई ख़ास चीज़ दिखे ना, मैं ट्राई करता हूँ जितने अच्छे लोग वो पहुँच सके। आदिल बहुत ही करीब था मेरे, बहुत अच्छा आदमी था, बहुत ही प्यारा। वो खंडवा में आरिफ खंडवा में लड़का था, खंडवा में रहता था। मैं उसके घर जाकर उसके वहाँ पर एक थिएटर वर्कशॉप में भी गया था, और खैर वो सब मेमोरीज हैं। तो हुआ यूँ कि आपने फिर मुझे मतलब मैंने रात को 10 बजे आपको फ़ोन किया था, मुझे भी याद है। तो आपने कहा था कि आ जाओ, फिर आरिफ आ रहा है, उसके साथ आ जाओ तुम। हाँ। और मैंने एक्ट 1 ज्वाइन किया। आप छोड़ चुके थे एक्ट 1, लेकिन मैंने उस वक्त एक्ट 1 ज्वाइन। ये सब 92 की बात होगी। 92 उसके बाद नहीं, हाँ, 92 की ही बात 92 की बात है। ये अप्रैल में आप चले आए थे यहाँ पे, और हम लोग करीब जुलाई अगस्त की बात है कि हम 8 जुलाई में बम्बई पहुंचा। हाँ, तो 8 जुलाई आप पहुंचे, तो उसके कुछ दिनों के बाद में मैं आया हूँगा, करेक्ट, अगस्त के आसपास आया होगा। महाकुंड का महादान नाटक चल रहा था। महाकुंड का महादान, यस।
एक्ट वन का। एक्ट 1। यस। तो उसमें मुझे बिठा दिया गया गाना गाने के लिए, और मुझे उस समय मेरा सुर अच्छा था, मैं गाता नहीं था लेकिन मुझे पता था मेरा सुनते सुर थे, अच्छा था। हाँ, और क्या। तो मुझे नहीं पता था, लेकिन वो सुना उन्होंने और उन्होंने बैठा दिया। फिर 1.5-2 महीने 3 महीने में एक्ट 1 में रहा। एक्ट 1 ने मुझे एक्चुअली अपना लिया। वो बहुत अच्छी जगह थी, आप लोगों ने बनाई थी। उन लोगों ने इनके गजब के थे, इनके गजब का दोस्त रहा वेरी है। वेरी वेरी ह्यूज वेरी रोल इन माय लाइफ। इवन माई ऐसा बहुत होगी जिंदगी में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनके का। तो उसने फिर वो अपना लिया। फिर मुझे, लेकिन मुझे वहाँ पता चला कि अगर एनएसडी में सिलेक्शन चाहिए तो तुम एक्ट 1 में मत रहो। आलोक चटर्जी मिले, वो भी अब नहीं है। उन्होंने कहा भाई तुमको अगर आना है, तब तक एक्ट 1 का इतना इन्फ्लुएंस आ गया था मेरे ऊपर, और मैं इतना चार्ज हो गया था चीज़ों को लेके कि मैंने इंदौर चला गया और तुरंत मैंने एक नाटक किया, और मैंने होली किया। वाह। और मैंने होली एक्ट 1 का नहीं देखा था, मैंने अपनी तरह से किया। अच्छा, जो भी किया मुझे नहीं याद है, जो भी किया, लेकिन उसने मुझे बहुत, मतलब गर्मजोशी थी। हाँ, और और नाटक भी हाँ, नाटक भी, और वो एक्ट 1 की एक एनर्जी थी जो करने की थी, मतलब जो एक पुश था कि भाई, और छोटा नहीं करना है, बड़ा करना है। तो वो सब कुछ चीज़ें करके उसमें पहली बार मैंने कुछ गाने लिख दिए, कुछ किसी से लिखवा लिए, कुछ कर दिया, और वो प्ले हुआ। और उसके बाद मैंने एनएसडी के लिए अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन हो गया। अब काफ़ी सारी चीज़ें थी, क्योंकि आप अपने एरिया में भी जाके नाटक कर चुके थे। अब बहुत इंटरेस्टिंग है ना, अब वो 10 नाटक की बात नहीं 10 नाटक की बात नहीं थी, अब बात थी क्या मैटर है तुम्हारे अंदर। वाह। उसमें भी मैं इसलिए एक और बात ऐड करना चाहता हूँ। उसमें भी क्या होता है ना, उसमें भी आप अगर कुछ करना चाहते हो तो रास्ते खुलते हैं, एब्सोल्युटली। कुछ ना कुछ। तो उस साल जो ट्रेजेडी हुई थी वो ये हुई थी कि उस साल मैंने एनएसडी का फॉर्म आया ही नहीं, मुझे मैंने मंगवाया, आया ही नहीं। लास्ट दिन तक ये मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, पोस्ट देख रहा हूँ, नहीं आया फॉर्म। तो 2 दिन बाद में, अगर सैटरडे संडे और मंडे को लास्ट डेट ऐसा कुछ था जमा करने का। और फॉर्म आया नहीं है। अच्छा। और मैंने कहा चलो अब तो नहीं हो पाएगा। और उसी अपनी एक वर्कशॉप में एक और लड़का था, राकेश गुप्ता नाम का। अच्छा। वो रात को 11 बजे, उसने भी मंगाया था फॉर्म। अच्छा। वो रात को 11 बजे मेरे पास आया, बोले यार सुना तेरा फॉर्म नहीं आया। मैंने कहा, बोले यार मेरा आया हुआ है, मेरे पापा की तो चूड़ी की दुकान है, मैं तो कुछ करूँगा नहीं, तू भर दे, चला जा। राकेश गुप्ता, जिनके पास है पिताजी की चूड़ी की दुकान, और वो कह रहे हैं कि मैं तो एक्चुअली ऐसे ही मंगा लिया था, मजाक में। मेरे तू सीरियस है यार, तू चला जा। एंड दैट्स वेयर इट्स। और फिर मैं रातों रात बाय हैंड दिल्ली आके फॉर्म पोस्ट करने का टाइम नहीं था, सबमिट कराया, और उस साल मेरा सिलेक्शन हुआ। एंड देन आई केम टू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, विच अगेन वाज अ बिग थिंग। और उसके बाद चीज़ें फिर, अब जब एनएसडी में पहुंचे ही हैं, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस? क्योंकि मैं बताता हूँ कि लोग ना नाम की बात करते हैं, किन लोगों के साथ थे, वो तो आप बताइएगा ज़रूर, लेकिन जब अंदर जाते हैं तब उस पूरे, क्योंकि मुझे हमेशा लगा कि एनएसडी ना एक तरह से सुरंग था। तो उस सुरंग से गुजर के आपको बाहर निकलना था, और उस सुरंग में आप तराशे जाने वाले हो। व्हाट वाज द एक्सपीरियंस? माय एक्सपीरियंस, शुरुआत में तो कल्चर शॉक था। एक तो इतनी तरह के लोग वहाँ आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, टेढ़े मेढ़े, कोई ट्राइबल आता है, कोई मणिपुर से आया हुआ है, कोई बिल्कुल दिल्ली का अंग्रेजी स्पीकिंग ब्रिगेडियर की बेटी आई हुई है आपके साथ में, और कोई किसी को कुछ भी नहीं पता, कोई एकदम से झारखंड से आई हुई है लड़की है, कोई बंगाली है, कोई है। दक्षिण से कुछ लोग थे, दक्षिण से भी थे हमारे जिनकी भाषा नहीं, लेकिन भाषा नहीं है, वो भाषा उनकी अलग है बिल्कुल, लेकिन आए हिम्मत करके। हाँ, हिम्मत करके आए हुए हैं। वो मणिपुर से आया हुआ है, उसको एक वर्ड नहीं बोलना आता, लेकिन वो करे जा रहा है। मेरा बैचमेट सुब्रत दत्ता, वो बंगाल से, बांकुड़ा से, मतलब कलकत्ता नहीं, बांकुड़ा से आया हुआ है। वो रोज सुबह हिंदी अखबार पढ़ रहा है, रोज सुबह बैठ के उच्चार के लिए लगातार वो करे जा रहा है। और उसमें कुछ जो मिस कर रहा था, जो नहीं था, वो पूरा का पूरा एक्सपोजर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने दिया। सबसे मुझे जो अच्छी चीज़ लगी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने फेल होने की इजाज़त दी कि भाई आप करो और हार जाओ, फेल हो जाओ। और वो शायद कोई जगह आपको नहीं देती फेल होने की इजाज़त। तो वो फेल हुआ, फिर उसके बाद बहुत
कुछ किया। मैंने एक्टिंग नहीं लिया, मैंने डायरेक्शन लिया। मुझे नहीं पता क्यों ऐसा किया मैंने, लेकिन मैंने डायरेक्शन लिया। बहुत अलग अलग किस्म के अनुभव हुए, बहुत चीज़ें हुई, अच्छा बुरा सब कुछ हुआ, बुरा भी हुआ है। मैंने अभी क्या एक्सपीरियंस किया जब आपने ये बात की। जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अंदर उस सुरंग से गुजर रहा था, आपका कैसा एक्सपीरियंस था? तो मैं एक चीज़ पा रहा था कि दो चीज़ें देख पा रहा था। एक तो एनएसडी के अंदर हम जो घुसे थे, हम लोग एक सपना था, और सरप्राइजिंगली तब फिल्म सपना नहीं था, क्योंकि फिल्म बहुत दूर की चीज़ थी, क्योंकि कुछ एक एनएसडी के लोग ही फिल्म तक पहुंच पाए थे। आपने दारियोफो का वन एक्ट पीस किया था, क्या नाम था? बर्थ ऑफ द जोंगलियर। वो इनफैक्ट जब मैं बम्बई आया था तो प्लेटफॉर्म थिएटर पर भी परफॉर्म किया था। मैंने एनएसडी में भी परफॉर्म किया था। परफॉर्म किया था, मेरे को एनएसडी वाली परफॉर्मेंस Yes, और उसके बाद मैं संजना ने आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट परफॉर्मर्स ऑन द प्लेटफॉर्म। आई थिंक दैट वाज योर फेलोशिप प्रोजेक्ट। हाँ, फेलोशिप प्रोजेक्ट, दैट्स राइट। तो मैं दुबे जी के साथ में काम कर रहा था, और दो प्लेस के बीच में प्लेटफॉर्म थिएटर पृथ्वी में उन्होंने करने दिया था। मकरंद हैड अ ह्यूज रोल इन मी डूइंग इट। तो जो आपने फेलियर की बात की ना, एनएसडी में जब मैं पहुंचा, मेरे लिए था कि मुझे माँ बाप के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बूढ़े थे मेरे माँ बाप। और जब मैं एनएसडी में गया ना, मैं बहुत लॉस्ट हो गया था, क्योंकि मेरे आसपास इतने, मैं दूसरों की भूख से ना अपने आप को, जैसे मेरे आसपास भागीरथी बाई थी। हाँ, भागीरथी आप, जिसको, जो कर्नाटका से आई थी, उसको हिंदी नहीं समझ पाती थी, हिंदी में पढ़ाई होती थी, अंग्रेजी में पढ़ाई होती थी, दोनों भाषाएं वो नहीं जाती थी। When I used to see her come out, and I used to see अनूप हजारिका, बारुल इस्लाम, बारुल भी आपके बैच बारुल भी मेरे, अनूप हजारिका, जिसका और मुश्किल, वो अपने हिंदी के उच्चार पे, ये मेरे को याद आया, वो जो न्यूज़पेपर पढ़ा करता था, उधर इलाहाबाद के हमारे पारितोष सन भी है, महाराष्ट्र से हमारे अभिराम भड़कमकर हैं, है ना? अभिराम भी आपके, अभिराम वो लिख रहे हैं हर रोज, हर शाम को एक चिट्ठी लिखा करता था। पहले ईयर में हर शाम एक चिट्ठी लिखता था। हम कहते क्या कर रहा है? और उसके बाद से 6 महीने बाद हर रोज उसके बाद लोगों की चिट्ठियों के जवाब आते थे, है ना? अलग अलग किस्म के लोग, सिद्धार्थ चक्रवर्ती कलकत्ता से, सब अलग अलग, लिम्बाजी भीवाजी फ्रॉम मॉरिशस, वो लिम्बाजी भी, है ना? पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट, मनोहरी भी वहाँ से, अलग अलग, मुकुल नाग वहाँ से, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आकर वहाँ पर सीख रहे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड। बिल्कुल। मेरा बैचमेट था नवाज हाँ, मेरा बैचमेट, सुब्रतो दत्ता, गीतांजलि कुलकर्णी, जो अभी बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे थिएटर में भी बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसे ही चित्रंजन त्रिपाठी, जो अभी एनएसडी का डायरेक्टर बन के बैठे, हमारे भाई, आज मिल लूँगा उनसे मैं, और ही इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो गोइंग थ्रू दैट, अब इन सब लोगों से जो अब नामचीन हो गए हैं, काफ़ी लोग, है ना, काम करते करते, व्हाट वाज द फ्यूचर लुकिंग लाइक? क्या फ्यूचर के बारे में आप सोचते हैं? फ्यूचर के बारे में तो शायद, एक्चुअली आशीष भाई इतने अंधेरे में थे ना, टनल में कि फ्यूचर तो कभी पता ही नहीं था। क्या करेंगे ये तो कभी नहीं पता था, और क्या होगा ये भी नहीं पता था। सिर्फ ये था कि ये काम करने में मजा आता है, ये काम करना है, ये काम सीखना है। और रॉबिन दास आके कहीं कोने में बैठ गए और 1 घंटे तक बोले जा रहे हैं डिजाइन के बारे में, और आपको कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप उनके साथ बैठे हुए हो कि वो कुछ बोले जा रहे हैं डिज़ाइन के बारे में। या कोई कहीं कोने में बजाज साहब बैठे हुए हैं, वो कुछ अपना कुछ डाल रहे हैं शगुफा। वहाँ पे मैंने क्योंकि मैंने डायरेक्शन लिया था, तो मेरे साथ ये हुआ कि मैंने, आपके बताइए डिज़ाइन के प्रोफेसर कौन थे? महापात्रा दादा, देव महापात्रा था। वो मेरे लास्ट बैच, वो मेरे साथ रिटायर हुए मेरी बैच के साथ। भगवान, हाँ, भगवान थे देव महापात्रा दादा। जो मेरे जैसे आदमी को सीधी लाइन नहीं खींच पाता था, वो मेरे को जब वो क्लास में कराते थे, और पंडित जी तरसमलाल जी, निभाजी, कीर्ति जैन, अनुराधा कपूर, राम गोपाल बजाज, वाह वाह वाह, प्रसन्ना आते थे। उन्होंने हमारे साथ किया था द फादर। आप लोगों के साथ कौन सा किया? मेरे साथ किया था, उन्होंने एक नया नाटक लिखा था, उन्होंने आखिरी किताब। अच्छा।
तो वो दरअसल हुआ है कि मैंने एनएसडी में जो मेरी राइटिंग की तरफ फिर उसमें ये हुआ कि मैंने कुछ नाटक ट्रांसलेट करने शुरू किया, अच्छा, और वो ट्रांसलेशन से मुझे समझ में आने लगा कि मुझे स्ट्रक्चर्स समझना शुरू हुआ मुझे। मैंने कुछ नाटक मराठी से ट्रांसलेट किए, कुछ अंग्रेजी से ट्रांसलेट किए, और ये सब स्कूल के दौरान चल रहा है। रात के वक्त घर जाकर तो या लाइब्रेरी या में तो बैठ पहले हुआ क्या था कि एक नाटक था, पहले प्रसन्ना जी ने इंग्लिश में नाटक लिखा था, तो वो बज्जू भाई ट्रांसलेट कर रहे थे। ओके। तो बज्जू भाई ने कहा कि भाई मुझे तो, मैं लिखूंगा तो नहीं, हाँ, तो मुझे ले जाया गया एज अ स्टेनो राइटर। तो बज्जू भाई वो नाटक को ट्रांसलेट कर रहे हैं। कितना अच्छा वर्ड यूज किया तुमने अभी, स्टेनो। लोग सोचेंगे स्टेनो क्या है। स्टेनो क्या, स्टेनोग्राफर होता था एक। भाई वो प्रोफेशन चला गया। चला स्टेनोग्राफर होते थे, आपने तो किसी को पता नहीं, पता होगा कुछ लोगों को, जो शॉर्ट हैंड लिखते थे। हाँ, याद है, शॉर्ट हैंड लिखते थे। जब बॉस बात करते थे वो शॉर्ट हैंड लिखकर फिर वो टाइप फिर उसको करते थे। और टाइपिंग की स्पीड का बड़ा कमाल मैटर होते हुआ थे। था। हाँ, तो फिर मैं वो मैंने तो बज्जू भाई बोलते थे और मैं वो लिखता था। आप डिक्टाफोन थे। डिक्टाफोन थे मैं उनके, और वो मैं लिख के नाटक, तो वो नाटक प्रसन्ना जी का नाटक हमारे साथ हुआ। अच्छा, उसके बाद मुझे भास्कर चंदावरकर साहब थे। आई हैड द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विद हिम आफ्टर ड्रामा स्कूल। आपके पास वो म्यूजिक के लिए आए थे? हमारे पास वो म्यूजिक के लिए आए थे। म्यूजिक के ऊपर उन्होंने एक ओरिएंटेशन की क्लास ली थी, जो कि बहुत ही बड़ी थी। उन्होंने भी काफी चक्षु खोले थे, जिसको कहते हैं। व्हाट अ टैलेंट। एंड भास्कर चंदावरकर, अगर आप लोगों को बताओ, घाशीराम कोतवाल का म्यूजिक कंपोजर थे। जब्बार पटेल साहब के साथ उन्होंने किया। बहुत सारी फिल्मों के भी म्यूजिक उन्होंने किया है। बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में हैं उनका। और मैंने बताऊं उनके साथ एक तो मैं तुमको ट्रांसलेशन पर एक किस्सा सुनाऊंगा इंटरेस्टिंग। भास्कर जी के साथ आफ्टर ड्रामा स्कूल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के सारे रेपर्टरी के जो नाटक थे उनको फिल्म करना शुरू हुआ। तो मनोहरन तब मनोहरन है और त्यागराजन थे। वी लॉस्ट हिम, यस। तो मुझे बज्जू भाई ने भेजा उनको असिस्ट करने के लिए। तो मैं दिन रात उनके साथ शूट करता था, फिर रात को मनोहरन के साथ एडिट करता था। तो और उसके बीच में वो म्यूज़िक की बातें करते थे, और म्यूज़िक के वर्कशॉप्स के साथ भी उनके साथ किया। अब तुम्हें एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ ट्रांसलेशन का। अच्छा, ये किस्सा ना हमारे साथ नहीं हुआ, लेकिन ये किस्सा सालों के बाद हुआ। तो किस्सा ये था कि जैसे तुमने ट्रांसलेट किया, वैसे एक कन्नड़ा स्टूडेंट ने इतना इंस्पायर हुआ वो तुगलक पढ़ के, उसने कहा मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा इनटू कन्नड़ा। जो क्या आपको बताता हूँ, वो गिरीश कर्नाड साहब का नाटक है जो हिंदी में खेला जाता है, वो मनोहर भाई ने भी खेला है, अलकाजी साहब ने भी, बट मेरे उसमें मजेदार बात है कि ओरिजिनल कन्नड़ा में ही है। आपको पता है किसकी ट्रांसलेशन है वो? नेमीचंद्र जैन। नहीं, कारंत। हाँ, कारंत की ट्रांसलेशन। बाबा कारंत ने किया था। ओहो, क्या भाषा, क्या भाषा है, क्या भाषा है। अच्छा, मुझे इस ठीक याद नहीं था। तो वो भी, उसका भी एक किस्सा है कि कारंत साहब ने उसकी पहली रीडिंग में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने पढ़ दिया पहला सीन। हाँ, कहीं पे, और फिर देखा तो वो खाली पेज था। नोइंग बाबा, मैं मान सकता हूँ ऐसा, बिल्कुल ऐसा हो जाए कर देंगे। हाँ ठीक है, तो सुनिए, तो सीन में तुगलक आते हैं, तुगलक तो उन्होंने कन्नड़ा से पढ़ के वहीं के वहीं ट्रांसलेट कर उधर ही ट्रांसलेट कर दी। और बाबा कारंत मतलब ड्रामा स्कूल के डायरेक्टर भी रहे हैं, अमेजिंग म्यूजिक और उसका डायरेक्शन, और मैंने उनके साथ भी काम किया। हाँ, मेरे बैच के साथ द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विद हिम। हम लोगों ने उनके साथ किया था नर दमयंती। मेरे साथ उन्होंने किया था अभिमारक। अच्छा, तो यहाँ पर क्या तुम लोग वहाँ गए थे कर्नाटका में? नहीं, हमारा वो वाला जो होता था वो हम बम्बई आए थे एक्चुअली, मराठी थिएटर वामन केंद्र के साथ। तो लेकिन वो हम कहीं कर्नाटक, मतलब कहीं छोटे जगह पे न जाके हम बम्बई आए। अच्छा, और यहाँ पे हम पूरे महाराष्ट्र का फोक उन्होंने यहीं पे सेकेंड ईयर। अच्छा, और वामन केंद्र ने हमारे लिए नाटक डायरेक्ट किया था। अच्छा। लड़ी नजरिया नाम से। वो तमाशा स्टाइल में था, और ये था, उसके गाने मैंने लिखे थे पहली बार। अच्छा, तो अब मैं नोटिस कर रहा हूँ यू गॉन इनटू डायरेक्शन, क्लासेस चल रहे डूइंग दिस, राइटिंग चालू हो रही है। उसके बीच में एक बार उसके भीतर मैंने पहला नाटक जो
अपने भास्कर जी ने ट्रांसलेट करवाया था, वो चारुवाक था, चारुवाक, अच्छा, जो मैंने मराठी से हिंदी में किया था और फिर बज्जू भाई ने उसको आगे ठीक किया था, लेकिन मेरे लिए काफ़ी अच्छी जर्नी थी। उसके बाद में मैं डायरेक्शन में चालू हो गया था। उसके बाद में जब एनएसडी से पास आउट हुआ, एक डिप्लोमा प्रोडक्शन करते हैं, वो मैंने की थी। वो मैंने बर्टोल्ट ब्रेख्ट की कविताओं पे की थी। तो बर्टोल्ट ब्रेख्ट की काफ़ी सारी कविताओं को कंपाइल करके मैंने उनको ट्रांसलेट करके उनको अडॉप्ट करके एक प्ले बनाया था, प्ले बर्टोल्ट ब्रेख्ट जो एक जर्मन प्ले राइट, ईस्ट जर्मन प्ले राइट, जिन्होंने उस तरह से कुछ गजब के नाटक लिखे, थ्री पेनी मदर मदर, तो कई बड़े बड़े नाटक लिखे हैं। सो उनकी कविताओं पे मैंने किया था। तो वो कविताओं को मैंने या कुछ मैंने ट्रांसलेट किया था, कुछ पीयूष ने किया था, पीयूष मिश्रा ने। और फिर वो नाटक मेरा जब हुआ तो बजाज साहब ने मुझे कहा कि तुम एनएसडी रेपर्टरी में नाटक करो। अच्छा, ये ग्रेजुएट हो चुके हो? ग्रेजुएट होने के साथ ही ओके। तो वो एक ख्वाहिश होती है रेपर्टरी कंपनी में। उसका भी छोटा सा किस्सा है, सुना दूं क्या? आपके पास है ना वक्त? मतलब मैंने तुम्हें बहुत बोल रहा हूँ, सॉरी। अरे बहुत ज़रूरी है लोगों का जानना। मैं तो उससे दिल विल टूट गया था, एनएसडी में था। कुछ एक होता है ना, एक हार्ट ब्रेक की सिचुएशन। पहले भी होंगे दिल टूटने, मतलब दिल है जो टूटता और जब आप एनएसडी से ग्रेजुएट होते हो और एक आपका मोहब्बत एनएसडी में ही होती है, तो वो काफ़ी अजीब सिचुएशन हो जाती है। तो वो सिचुएशन में था मैं, और सोचा कि मैं मुंबई आऊँगा और काम करूँगा, झोंक दूंगा अपने आप को। मैं कुछ नहीं, मुझे जो भी काम मिलेगा मैं कर लूँगा अल्टीमेटली। बहुत हो गया। तो मैं वहाँ गया तो तो मैं, लेकिन एक बार दिल्ली जाके फाइनल गुड बाय करके, फाइनली एक बार ट्राई करके गुड बाय करके जाऊँगा। तो मैं गया हुआ था, मैंने दिल्ली से बॉम्बे की टिकट करा रखी थी। अच्छा। तो बज्जू भाई ने घर पे बुलाया। ड्रिंक विंक तो बज्जू भाई तो करते नहीं थे, इतना चम्मच इतनी ले लेता हूँ, तू भी ले थोड़ा सा ले। थोड़ी सी मुझे दे दी उन्होंने, थोड़ी सी लिए, बोले क्या करेगा आप? तो मैंने कहा मैं अब जाऊँगा बम्बई, बज्जू भाई जो भी होगा करूँगा। कब की टिकट है? मैंने कहा है परसों जाऊँगा। नौ देखा, आई नो व्हाट ही डिड। शकर ये बज्जू भाई, ये सिर्फ बज्जू भाई कर सकते। और वो टिकट के तो पैसे महंगे थे उस समय के लिए, ज्यादा थे। अब क्या करेगा? मैंने कहा अब आप बताइए क्या करूं। राम गोपाल बजाज जी की बात कर रहे हैं, जो हम मेरे तो पहले एक्टिंग टीचर रहे हैं, मेरे भी टीचर रहे हैं, और बच्चू भाई जिनको हम प्यार से कहते हैं, उनकी बात, अमेजिंग रोल प्ले किया उन्होंने तो उन्होंने मुझे कहा कि फिर अब, मैंने कहा नाटक करो। मैंने रिपीट में, तो मेरे दिमाग में एक टॉम जोन्स का नाटक था, फैंटास्टिक्स नाम का। अच्छा। तो बोले क्या नाटक करोगे? तो मैंने कहा सर फिर अब करना ही है तो फैंटास्टिक्स करूँगा। क्यों? मैंने कहा सर वो अच्छा है, यूथफुल है, ये है वो है, काफ़ी जो भी एक दो तीन चीज़ें मैंने बोली। तो उन्होंने ऐसे कुछ पीछे देखा और भगत सिंह के दस्तावेज थे उनके पास, वो निकाल कर रखे, बोले ये यूथ नहीं है क्या? तो भगत सिंह और साथियों के दस्तावेज थे, ये करो। तो मैंने पहला नाटक फिर भगत सिंह पे लिखा और उसको एनएसडी रेपर्टरी में डायरेक्ट किया, थैंक्स टू बज्जू भाई। उसका नाम क्या रखा था? उसका नाम था एक सपना। और वो भगत सिंह के साथ। ये 95 की बात है? ये 97 की। 96 में मैं पास आउट किया, 97 में मैंने ये नाटक किया। और वो नाटक होने के बाद एक प्रोड्यूसर थी, आप एक कहानी जो करती थी, मंजू सिंह नाम। मंजू सिंह, हाँ, नाम सुना होगा, जहाँ आप शायद काम भी किया होगा, काफ़ी लोगों काम नहीं किया, पर मंजू सिंह को मैंने। तो मंजू सिंह दिल्ली आई हुई थी। वो उसी वक्त भगत सिंह के ऊपर एक सीरियल बना रही थी दूरदर्शन के लिए, क्योंकि इंडिया के आज़ादी के 50 साल हो रहे थे। अच्छा। तो उनको राइटर चाहिए था। तो वो आपका नाटक, तो मेरा नाटक देखी उन्होंने। और लिखा किसने है? तो लिखा का है, तो फिर बज्जू भाई ने कहा ये है। तो फिर बज्जू भाई ने मेरे लिए निगोशिएट किया कि वो तो ऐसे आएगा नहीं, वो तो बाय एयर आएगा, वो इतने पैसे लेगा। फिर मैं से कहने लगे टिकट के पैसे निकलवा दिए, एक्स्ट्रा दिला दिए तुझे। जो और ये बज्जू भाई का रोल हर एक की जिंदगी में रहा है मेरे भाई। मेरी एकदम जो पहली फिल्म मुझे ऐसे मिली भी थी वो थी
सरदार, सरदार, हाँ। तो वो भी उनकी जो कास्टिंग डायरेक्टर थी सुहासिनी मुले, अच्छा, सुहासिनी मुले कास्टिंग। हाँ कास्टिंग, उनको उनसे बज्जू भाई। उसके बाद जिस फिल्म के लिए मैं बम्बई जाने की मैंने हिम्मत की, जो फिल्म बनी नहीं, उसका नाम था कुत्ते की मौत, वो सईद मिर्ज़ा के मंडी हाउस में ही बैठ के उन्होंने मेरे से परफॉर्म कराया। आपने भट्ट साहब का एक सीरियल किया था ना कोई, वो था यहाँ पर ज़मीन आके, आसमान, ज़मीन ज़मीन आसमान, वो यहाँ पर आके, जिसमें मकरंद देश पांडे का बहुत बड़ा हाथ। तो बेसिकली हम सबकी ज़िंदगी में लोगों के हाथ रहते हैं। मुझे लगता है क्योंकि आप जो आप कह रहे थे कि अगर आपको करना है ना तो रास्ता कुछ करके खुलता है। यू नो, मेरा एक जैसे इस बारे में एक थॉट है, और मैं आप बहुत उत्सुक हूँ आगे ये कहानी सुनने में। हम लोग कई बार लोगों को पूछते हैं कि तुम्हारे कितने सपने हैं जो पूरे नहीं हुए, और लोग रुक जाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। पर अगर आप देखो हम सबकी ज़िंदगी, कितनी सारी चीज़ें वो हुई हैं जो हमने सपने में भी नहीं देखी। करेक्ट, क्या बात है, ये बहुत करेक्ट बात बोली आप। है ना? कितनी सारी चीज़ें हुई हो जो सपने में भी नहीं सोची थी। और जो आप, तो हमारी ज़िंदगी एक्चुअली जो घटित हो रही है, अगर हम उसी को मुबारक रूप से सेलिब्रेट कर पाए, तब हमें दरवाजे खुलते दिखते हैं। जी बिल्कुल। तो अब ये होता है, और फिर मैं दूरदर्शन, मुंबई आ जाता हूँ। मुंबई आ जाते हैं। मुंबई आ जाता हूँ। टिकट मिल गया आपको? हाँ, टिकट मिल गया आपको? टिकट मिल गया फ्लाइट मुझे, टिकट मिला? हाँ, फ्लाइट का टिकट मिला हुआ है। और मुझे मेरी रहने की भी जुगाड़ मंजू सिंह ने की है, जो भी बज्जू भाई ने मेरी लगा दी थी। और मैंने फिर एक 6 महीने 7 महीने उनके साथ लिख के वो शो लिखा, और वो शो बना जैसा भी बना। और उसके बाद में फिर मैं मुंबई का हो गया। मुंबई के हो। तब मैंने आपका नाटक देखा था, दयाशंकर की डायरी, जो बहुत ज़बरदस्त जी, था। उसी समय शुरू हुआ था वो। यू मस्ट वन ऑफ द अर्लियर शोज पृथ्वी में 25 सालों देखा था। तो आपको फॉलो कर ही रहा था उस समय भी। तो अभी तुम यहाँ पर आ गए हो, लिखा ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर करना क्या चाहते हो? उस समय दिमाग में क्या, जहन में क्या थॉट है? मैं जहन में एक ही थॉट था उस समय, पूरे समय जहन में एक थॉट था कि फिल्म मेकर बनना है, फिल्म में क्या करना है? फिल्म मेकिंग करनी है, डायरेक्शन करना है। अच्छा, डायरेक्शन करना है। और अभी तक फिल्म के डायरेक्शन के हिसाब से कुछ भी नहीं किया था। राइटिंग कर ली थी, ये कर लिया था, लेकिन कैमरा क्या होता है, एडिटिंग क्या होती है, ये कुछ भी नहीं पता था। तो एक गोल ये था कि ये राइटिंग वगैरह टेलीविजन की मैं कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे किसी को असिस्ट करने मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। गॉट इट। तो वो मौका मुझे, उसके बाद मैंने पंकज पराशर के लिए एक फिल्म लिखी। अच्छा, पंकज के साथ हमने एक फिल्म की जो बनी नहीं कभी। कौन सी फिल्म? अच्छा, बनी नहीं, उसमें आपका एक रोल था। नहीं, सॉरी, उनके साथ एक पुराना किस्सा है मेरा, वो कभी बाद में सुनाऊंगा तुमको। उसमें एक रोल था। हम फिल्म ही ऐसे लिखते थे उसमें कि आशीष विद्यार्थी आता है, ओमपुरी वहां से आते तो वो बनी नहीं, ठीक है। तो वो बनी नहीं, लेकिन उस फिल्म के चलते मैं सुधीर मिश्रा से मिला, अच्छा, और उनसे भी मैं मिला तो एक फिल्म लिखने के सिलसिले में मिला, जो कि टूटू शर्मा और वासु भगनानी जी कुछ प्रोड्यूस कर रहे थे। अच्छा। उसकी एक साइनिंग अमाउंट मुझे मिली। अच्छा, लिखनी शुरू की मैंने फिल्म। उसके बीच में सुधीर जी कैलकाटा मेल नाम की एक फिल्म बना रहे थे, तो उनके और रेणु का कैंसर डिटेक्ट हुआ था। रेणु सरूजा उनकी वाइफ थी, जो बहुत पोस्ट एडिटर्स इन इंडिया। तो उनका कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तो वो अचानक से ऑफ द रेडार चले गए, मिलना ही बंद हो गया। तो मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ है, शायद बनेगी नहीं बनेगी। बाद में फिर उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने फिर मेरे से कहा कि भाई सुनो, वो फिल्म तो बनेगी नहीं। अच्छा, तुमको अगर भ्रम में रहना है तो रहो, लेकिन वो बनने नहीं वाली, क्योंकि वो मामला तो कुछ होने नहीं वाला। मैं एक शो बना रहा हूँ सहारा के लिए, तो उसके डायलॉग्स लिखने, तो अगर तुमको चाहिए तो उसके डायलॉग्स लिख लो। मैंने कहा हाँ, मैं लिखना चाहता हूँ, मैं जुड़ना चाह रहा था। तो मैंने उनके डायलॉग लिखने शुरू किए, लेकिन उनको उसी समय कलकत्ता मिल गए। तो उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया कि बोले अगर कोई असिस्टेंट है तुम्हारे दिमाग में क्या, कोई अच्छा, मुझे असिस्टेंट चाहिए। मैंने कहा मैं ही हूँ सर। क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि भाई जो एक बात बताओ, जस्ट एक, हाँ, कैलकाटा मेल में क्या चिरंजीवी की फिल्म का रीमेक था। सयाजी था उसमें, अनिल कपूर। तो वो चूड़ानी उन्नी करके एक चिरंजीवी की फिल्म थी। उस दौरान मैंने ये फिल्म उन लोगों के साथ वहाँ की थी, आप वहाँ देखी थी मैंने। यू नो बहुत कुछ चल रहा था। इट वाज अ बिग फिल्म इन तेलुगु, चूड़ानी उन्नी। वही मैं याद कर रहा हूँ। तो वो चिरंजीवी थे उसमें। हाँ, चिरंजीवी गारू थे। तो उसका रीमेक यहाँ अनिल कपूर
और रानी मुखर्जी और मनीषा कोइराला थे, सतीश कौशिक और सयाजी शिंदे. बट मेन चीज़ है यू असिस्टेड. So halfway I started assisting. joined that. I joined that. Okay. That film got delayed and delayed and delayed and it came out when it came out. उसी वक्त पे सुधीर दूसरी फिल्म बनाने लग गए थे, हजारों ख्वाहिशें ऐसी. अच्छा. उसमें भी मैं असिस्ट करने लगा और उसमें मेरा बावरा बनाया. That is when you got written. I got recognized as a lyricist. And what a recognition. And what a recognition. And what National it award. changed. It changed me Ever. ever. तो बाबरामन की स्टोरी मैंने कई बार सुनाई है. तो नहीं, प्लीज सुनाइए, बताइए. नहीं तो हुआ यूँ कि मैं असिस्ट कर रहा था. उसके समय पे मैंने बम्बई में आके मैंने गाने लिखने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ऐसे लिखने मतलब अपने आप के लिए लिखता था. एक्चुअली जब पीयूष एक्ट 1 छोड़ के गया था तो एनके ने मुझे बुलाया था और 1-2 गाने मैंने एक्ट 1 के लिए भी लिखे थे. जो उसने कहा तू लिख तो मैंने लिखे थे. और वो तो उस वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस. तो एक गाना मैंने ऐसे ही बनाया था अपने लिए, बाबरामन देखने. किसी को सुनाता नहीं था मैं, ऐसे कोई खास दोस्तों में कहीं बैठ गए तो जैसे गाते हैं गाना वैसे गा दिया करते थे. कोई एस्पिरेशन नहीं थी, कोई मन नहीं था कि मैं कोई फिल्म में गीतकार बनूंगा. मैं गीत लिख भी पाऊंगा प्रोफेशनली ये नहीं मुझे पता. एक आध गाना आ गया लेकिन ऐसे एक मिसरा लिख दिया. हाँ, तो और गा गई. रोज कोई बोलेगा कि नया गाना लिखो तो कैसे लिखूंगा. तो वो तो नहीं था मेरे. तो लेकिन शूटिंग के दौरान हम वहाँ पे पटौदी वगैरह में शूटिंग करते थे दिल्ली में. तो नाइट शूट्स करके मॉर्निंग में वापस आते थे जब, तो कोई कोई गाना गाता था, कोई कुछ गाना था. तो मुझे किसी ने कहा कि यार तेरा ये गाना सुना दे बाबरामन. तो वो सुना दिया. तो वो सबको इतना थोड़ा गुनगुनाओ. हाँ प्लीज. मैं आपको एक हल्का सा आई वांट टू जस्ट टेक यू थ्रू. पटौदी दिल्ली से कुछ दूर हूँ, गुड़गांव के थोड़ा आगे, जहाँ पर नवाब पटौदी का बंगलो हुआ करता था, एक पैलेस हुआ करता था, जहाँ पर बहुत सारी शूटिंग्स होती थी. वहाँ से आप लौट रहे हैं, सर्दियाँ हैं और दिल्ली की धुंध है, और गाड़ी में बैठ के बाबरामन देखने चला एक सपना, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरी सी धड़कने हैं, बावरी है सांसें, बावरी सी करवटों से निंदिया दूर भागे, बावरे से नैन चाहे, बावरे झरोखों से, बावरे नजारों को तकना, बाबरामन देखने चला एक सपना. तो ये जो गाना, मतलब बाहर में क्या बोलूँ, ये तब एक मिसरा था और धीरे धीरे ये ग्रो होता गया, या ये लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था लगभग. इसका एक टेंटेटिव से मेरी धुन भी थी, लेकिन फिर शांतनु मोइत्रा थे तो उनको सुनाया गया, तो उन्होंने कहा इसको लेना है. तो फिर शांतनु ने उसको म्यूजिकली उसको सजाया, पिरोया. व्हाट अ मैजिकल थिंग. और पता है तुम्हारे इस गाने की खासियत है कि हर एक कोई अपने साथ इसको कर लेता है, इसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं है, कोई और इन्वॉल्व नहीं है. वो अकेला पहाड़ों में सुन सकता है, कहीं भी बरसात में सुन सकता है, रेगिस्तान में सुन सकता है, क्योंकि सिर्फ वो और उसका मन है. ये गाना अभी भी मुझे प्यार देता है, इतना प्यार देता है जिसका जवाब नहीं. मतलब जस्ट क्या बात है. वाह वाह वाह. तो फिर लेकिन मेरा ऐसा, फिर मैं सुधीर के लिए किया था, तो मेरा ऐसा मन था कि कोई सिंगर इसको गा देगा. मेरा मन था शुभा जी गा दें. अच्छा, शुभा जी. हाँ, तो शांतनु ने कहा कि नहीं, लेकिन मैं तो यही वॉइस यूज़ करूँ, मेरी वॉइस, यही वॉइस चाहिए. तो उस तरह से मेरा सिंगिंग का करियर शुरू, जो कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था. आधे मिनट भी नहीं सोचा था मैंने. बल्कि मुझे गाना गाते टाइम गिल्ट हो रहा था कि मेरे फादर मतलब 20 साल तक जिन्होंने मेहनत की है इस बारे में, इस चीज़ की, और मैं यहाँ पे फिल्म में गाना गा रहा हूँ. और तो मैं तो ऐसे शर्मिंदगी में, मतलब अच्छा नहीं लगता था. समझ पा रहा हूँ दोस्त. फिर लेकिन वो गाना मैंने गाया, and it got the recognition that it they got the recognition. After the day I was singing this song in the recording studio, there was another gentleman who never looked like a filmmaker, who looked like any other normal kind of guy, was listening to this song. उसका नाम था प्रदीप सरकार, दादा.
दादा ने गाना सुना, दादा ने दूसरे दिन मुझे ऑफर दे दिया। ऑफ घर पे बुलाया, बोले आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू अफोर्ड यू बट आई वांट टू यू टू राइट फॉर मी। आई एम ही वाज पिचिंग द फिल्म परिणीता टू परिणीता to विनोद चोपड़ा। क्या बात। वहाँ से फिर परिणीता की जर्नी शुरू हो गई एंड तो एक रात में मैं लिरिसिस्ट बन गया। एक रिकॉर्डिंग की एक रात रिकॉर्डिंग की जहाँ रात में मैं लिरिसिस्ट बन गया। दूसरे दिन मैं परिणीता कर रहा था, तीसरे दिन मैं परिणीता का पहला गाना मैंने लिखा, तो चौथे दिन मुझे विनोद ने लगरो मन्ना भाई दे दी थी। व्हाट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ परिणीता? आप अब पहली बार एक फिल्म मेकर। वो तो बहुत ही अलग था, मतलब क्योंकि मैंने दूसरा गाना रात हमारी तो चांद की सहेली है, मैंने परिणीता के लिए लिखा था, जो भी पहले से लिखा हुआ था। अब विनोद ने गाना सुना, उन्होंने हमको सिलेक्ट किया, मतलब हम बोले कि हाँ ये स्वानंद ये है, इसके लिखेगा गाना और ये म्यूज़िक शांतनु मित्र करेगा। और पहला गाना जो बना, फिर वो जो फिल्मी स्टाइल में गाना बनता है, फिल्म इंडस्ट्री की अब जिस तरह से आप बनता है। एंट्री, हाँ उसमें पहले धुन बनी, हाँ, अब उसके ऊपर आपको लिखना है। अब उसके ऊपर आपको फिट लिखना करना है, है। फिट करना है गाने। अब मैं घबरा गया, मैंने कहा यार ये तो मेरे से, तो मैंने शांतनु को बोला, मैंने कहा शांतनु मेरे से ये। अच्छा ये भी बात इसमें आपकी जो हमारी पहले बात हो रही थी ना, मिसिंग द बस, तो मैं बाबरा मन हो रहा था और परिणीता की बात जो मैं इस रिलक्टेंट था, मैंने कहा ये तो मुझे करना ही नहीं है, मैं क्यों करूँगा, मैं तो करना नहीं है, करने नहीं आया हूँ मुझे। तो सारिका दोस्त बन गई थी तब अच्छा। तक। तो सारिका जो जी, एक्ट्रेस है actress, हमारी दोस्त, जी, जी। तो उन्होंने कहा कि स्वानंद जो बस मिल रही चढ़ जाओ, सफ़र का आनंद उसमें भी आया। दिस इज द बस। दिस इज द बस, जिस बस पर हो या जिस बस स्टॉप पर खड़े हो, जिस बस स्टॉप खड़े ये है, इसको ये ले जा रही है कहीं पे, चढ़ो जाओ बैठो यस कहो। चलते चलो। वाह। तो मैं उस बस में बैठ गया और फिर मैंने फिर परिणीता का अब तो पहला गाना मैंने पीयू बोले पिया बोले आया मेरे पास, ट्यून आई, मैंने शांतनु से कहा, मैंने कहा सर मेरे से तो हो नहीं रहा है, मैं नहीं कर। क्या हुआ? ट्यून आया और आपको क्या बोला गया? इसके सिचुएशन। ऊपर सिचुएशन बता दी कि ये लव स्टोरी है, कहानी मैंने सुनी ली थी, स्क्रिप्ट पढ़ी थी, डिस्कस कर लिया था कि ऐसा है, कुछ गाना होना चाहिए, प्यार का गाना है, प्रेम का गाना है, लड़की लिरिक राइटर है, लड़का कंपोजर है, उनकी बीच की एक इक्वेशन नोक झोंक है उसमें। तो मैं शांतनु को मैंने कहा कि सर ये तो नहीं हो रहा मेरे को, मैंने कहा मैं बोल देता हूँ कि मेरे से नहीं हो रहा है। शांतनु का एक काम करना, तू लिख, नहीं हुआ तो वही निकाल देंगे तुझे। अच्छा। तू क्यों हुआ था? Don't resign. Don't resign. Be ready to be fired. They will be fired. They will not take the song if it is bad. हाँ, तू क्यों रिजाइन तू resign क्यों अरे कर रहा है? यार वाह, यू नो दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? खेलो यार, आउट हो जाओगे तो उनको अंपायर को कहने दो ना आउट है, तुम तुम क्यों करो। चिंता कर रहे हो? तो उसने मुझे कहा कि तू तो लिख दे, वाह। अगर खराब हुआ तो वो बोलेंगे बोल खराब। देंगे ना। हाँ। तो पहले से तू क्यों बोल रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा? तो वो मैंने फिर गाना लिखा, पीयू बोले पिया बोले क्या ये बोले जानू ना, एंड देयर आई चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी। एंड लकीली हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी और परिणीता का रिलीज बनने के साल अलग अलग थे, लेकिन रिलीज ईयर एक था, डबल वैप। तो डबल वैमी आ गया। boom. और फिर उसके बाद में फिर आई वॉज लाइक The गॉट बिजी विथ राइटिंग सॉन्ग्स एंड सिंगिंग सॉन्ग्स एंड हाउ डिड द वर्ल्ड चेंज फॉर यू? recognition, money, everything started coming in, and it's beautiful. It's still beautiful. It's still beautiful. I get so much love because of music. And the thing I never wanted to do. And then एक समय आया कि जब मुझे ये समझ में आया कि you what you do is it uplifts people. आपको ये ताकत दी है किसी ने। जी, किसी ने, जिस भी टैलेंट ने दिए, ईश्वर कह लो उसको, या कोई जो भी चीज़ है जिसने आपको ये आपके पास में ये ताकत दी है कि इसकी वजह से लोगों को अच्छा लगता है। वाह, isn't that an amazing? तो is it how can I deny it? And that's my journey of getting that denial to acceptance. मैंने कहा ये मुझे करने को मिल रहा है और मेरे फादर मदर को नहीं मिला, या जो भी रीज़न रहा होगा उनके जरिए आपको मिला। उनके ज़रिए मुझे मिला। उनकी तपस्या की वजह से मेरे पास वो चीज़ इतनी आसानी से आ गई, जस्ट केम टू मी। स्वानंद, आपको एक बात बताऊं, जब मैं बम्बई पहुंचा तब बम्बई नाम था शहर का। बम्बई, मैं भी बम्बई बोलता हूँ। और तब ना फिल्म बहुत दूर थी, मेरे
आइडियल्स मेरे माता पिता थे। मैं जब यहाँ पहुँचा उसके बाद कुछ दिनों बाद काम मिलने लगा और लोग जानने लगे, बहुत गिल्ट में था मैं, अजीब सा गिल्ट। पता है क्यों? कि माँ बाबा इतने अच्छे लोग हैं, उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता। जैसे एग्जैक्ट। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने अपने हर एक काम में, तो जब बाबा का इंतकाल हुआ तब मैंने बाबा के नाम पर एक अवार्ड की स्थापना की। उसका नाम था विद्यार्थी सम्मान, जहाँ पर मैंने चूज़ किया कि मैं 2 साल तक मैंने वो अवार्ड किया कि अलग अलग रीजन्स में जाऊँगा और 5 अननोन इंडियंस को वहाँ के लोग सिलेक्ट करेंगे और उनको हम एक थैंक यू अवार्ड देंगे। तो ये पूरा अवार्ड था थैंक यू फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, है ना। तो वो 2 साल अवार्ड चलता रहा। उसके बाद, उसकी खबर के बाद बहुत सारे लोग अननोन इंडियंस को सेलिब्रेट करने लगे। तो मेरे जो व्लॉग्स भी हैं, मैं जो व्लॉग्स बनाता हूँ या रील बनाता हूँ, मैं साधारण में असाधारण को सेलिब्रेट करने की कोशिश करता हूँ। बट आपके ब्लॉग्स की कहानी भी कमाल है, क्योंकि मैंने अचानक से एक बार यूट्यूब पे आपको मैंने मैसेज किया था, अगर आपको याद होगा नहीं, पर यूट्यूब पे मैंने डिस्कवर किया, मैंने कहा 1 मिलियन 2 मिलियन, मैंने कहा ये क्या हो गया, ये कौन सा डिमेंशन है जो कहाँ से खुल गया। और तो मुझे वही लगा कि इतनी सारी चीज़ें हम सोचते रहते हैं कि ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, आपने कर दिया, आपने सब कुछ किया। तो वही एक्सप्लोर करते जाते, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर टू सक्सेसफुल एक्टर टू अ व्लॉगर टू अ स्टैंड अप कॉमिक टू आपका ट्रिप क्या है? तो मेरे NSD के दोस्त ने बहुत स्वीट सा मैसेज भेजा था जब मैंने कुछ ब्लॉगिंग भी शुरू की, तो बोला कि NSD में ये कब सिखाया? तो मुझे हमेशा लगता है कि हम लोग अपने आयाम एक्सप्लोर करते हैं, और मेरे ख्याल से हम में से कोई भी अपने डेस्टिनेशन को नहीं जानता। तो आई हैव लव्ड द जर्नी स्वानंद, और अभी भी हम जिस जर्नी में मिल रहे हैं, जहाँ पर मैंने कहा कि मैं एक ऐसा पॉडकास्ट क्रिएट करूँ जहाँ पर हम लोग मैं जान पाऊँ कि अलग अलग तरह के लोगों के दिमाग कैसे टिक करते हैं, है ना। एंड ईच वन ऑफ अस आर सेलिब्रेटिंग लाइफ इन आवर ओन वे। ज़रूरी नहीं हर एक कोई नामचीन हो, है ना। नहीं, नामचीन तो बहुत अलग बात है। नाम वाम तो मुझे लगता है नाम से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप लगातार कुछ कर रहे हो या नहीं, और खुद को और मैं यही कह रहा हूँ कि आप जब खुद की संतुष्टि कर पाते हो, तो जैसे अब ये आप इस जगह पे, तो वन थिंग विच आई रियली वांट टू नो, हाउ डिड यू डील विद एड्यूलेशन? क्योंकि देखिए, एक टाइम होता है जब कहीं ना कहीं आप इस दुनिया में हो और आपके आसपास के लोगों को जाना जा रहा है, सराहा जा रहा है, और उसके सडनली अब आपको जाना जा रहा है, तो क्या हुआ? तो मेरे साथ एग्जैक्टली ये हुआ था। पहले हम जो जिस मिडिल क्लास में, जैसे आपने कहा कि मुझे भी पहले बहुत बुरा और गिल्ट लगता था कि ये मैं उतना नहीं हूँ, मैंने वो नहीं किया है जो इन लोगों ने किया, मैंने उतना तो काम ही नहीं किया है। और मुझे एक और चीज़ लगती थी कि मैं म्यूज़िक की दुनिया में मैं बैकडोर एंट्री था। लोग लाइनों कतारों में खड़े थे, कई लोग कितने सालों से मेहनत कर रहे, गाने सुना रहे, गाने गुनगुना रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। मैंने 5 गाने गा दिए थे। मैं स्टूडियोज़ में सारे म्यूज़िक कंपोजर्स से पहली बार काम के सिलसिले में मिला। उससे पहले मैं कभी प्रीतम से नहीं मिला था, उसके पहले मैं कभी किसी और शंकर एहसान लॉय से किसी से भी नहीं मिला था। सडनली मेरा काम शुरू हुआ और मैं काम, तो मेरे लिए मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ही ईजी मिल गया मुझे। मैं बहुत Am I worth it? Am I worth it? Am I worth it? Yeah. And I used to feel bad that people are doing so much. Others are doing so much. They are given lives for that. And then मुझे लाइफ की उस बात पे कभी बहुत अचरज भी होता था कि कितनी अनफेयर हो सकती है लाइफ किसी के लिए। किसी को लग सकती है कितनी अनफेयर है लाइफ। और पर फिर मैं वही जाके पहुंचा जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये पर्पस है मेरे, मैं इसके लिए आया हूँ, ये मेरे लिए कुछ, ये इसमें कुछ है जो मैं देता हूँ। जैसे एक गाना मैंने गाया था, ओरी चिरैया अंगना में फिरा जा रहे, आमिर खान के इसके लिए, सत्यमेव जयते के लिए। ओहो, that show and then that song. So then that song came and then people started calling us and meeting me and telling me कि यार मेरी बच्ची पैदा होने के पहले ये गाना मैंने सुना और
देयर वर पीपल हु जिन्होंने वो फीमेल फिटिसाइड के बारे में गाना था और लोग अपने अपने सोनोग्राफी के थ्रू देखते हैं कि क्या है और उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं कि वेदर वी वांट इट और डोंट. तो उन्होंने कहा हमने हमारा डिसीजन चेंज किया बिकॉज ऑफ द सॉन्ग. एंड सेड इफ दिस अ सॉन्ग कैन डू दिस, if this a song which you write in whatever mood you are, हाँ हो गया, नहीं यार लिखना पड़ेगा, कल मैं पहुंचा दूंगा, कल सुनाना है, आपने ऐसे लिखा. just a job. हाँ, it's a job. Then you see job as the impact. So it's not only me, it's the medium, it's the people, Amir Khan, who all are working towards it, and then that goes to people in a certain way. You know what? I really want, मैं क्या इस समय एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ कि अब आप तो एक फिल्म के अदाकार हैं, फिल्म में आप लिखते हैं, म्यूज़िक करते हैं, लेकिन कितने सारे लोग हैं, हम लोग सब कितने काम करते हैं. और मैं जब अपने मोटिवेशनल टॉक्स देने जाता हूँ, मैं लोगों से बोलता हूँ कि आप शायद एक बैंक में काम करते हैं, चाहे एक बिजनेस के साथ आप जुड़े हैं, आपका हर एक सिग्नेचर किसी की ज़िंदगी बदल रहा है. बिल्कुल. वो जो आप दैट वर्क दैट यू आर डूइंग, यू आर नॉट इवन अवेयर कि किसी की ज़िंदगी में क्या क्या फ़र्क ला रहा है. दोस्त, इसके एक दो लाइन प्लीज़. वाह. चिरैया. ओरी चिरैया, ओरी चिरैया, नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे. अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुन के, अंगना में फिर आ जा रे. ओरी चिरैया. वाह. साधु 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 साधु. तो मैं जब ऐसी कुछ चीज़ सुनता हूँ तो मेरे कई फिल्म डायरेक्टर दोस्तों से बोलता हूँ कि मैं जो राइटर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि आप लोग अमेजिंगली कमिटेड हैं अपने काम के प्रति. और कई बार मुझे लगता है कोई भी एक्टर जो होता है वो थोड़ा प्रिपेयर ज़रूर करता है, लेकिन वो आके करके चला जाता है. यू स्टे विद थिंग्स फॉर सो लॉन्ग ना. We have to, yeah, but actor is the final अगेन जरिया, उसको एक्सप्रेशन उसका वही है. नहीं, पर अगर वो अगर वहाँ से अगर गड़बड़ हो जाए तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगी. मैं वही कहता हूँ, हम लोग गिल्ड लेके चलते हैं, हमेशा लगता है यार दूसरा ज़्यादा मेहनत करता है. खाना लाओ ना, खाना खाते खाते बात करते हैं. खाने के शौकीन हो? हाँ, खाने का शौक. इंदौर शहर के हो भाई? इंदौर का शहर कौन सा? वही तो खा के परेशान है. तो वहाँ पर आकर जब मैं पहले वर्कशॉप में आया, तब मुझे पता चला कि सराफा बोल के जगह है. और सराफा तब शुरुआत हुई थी, पता है? सराफा तब एक्चुअली, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, वो पहली बार की ही बात है जब हम लोग गए थे. अगर चम्मच वो सब चाहिए, छुरी वगैरह चाहिए. अरे वाह 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 वाह, है ना. तो तब हम जब गए थे ना, तुम ही लोग लेकर गए थे, रवि महाशब्दे, रवि वर्मा. वो रवि वर्मा तो अभी भी टच में है. रवि महाशब्दे से कुछ दिनों पहले ही मैं मिला यहाँ पर. अच्छा, ये थोड़ा सैलेड खाते हुए, तुमने कहा कि तुम लाइट खाओगे. मैं लाइट, आपने बहुत ही बढ़िया मेरे लिए, तो मतलब बिल्कुल ही ठीक एकदम जोन में मामला में, वरना मैं बहुत ही मेरे लिए करेक्ट खाना है. करेक्ट. तो जिस साल तुम लोगों से मिलने गए, तब 56 दुकान भी इस रूप में नहीं था. नहीं था. अभी तो बहुत ही अलग. एक गाड़ी में बैठते थे, पान बेचते थे, ऐसा कुछ भी था. और वो था. और सराफा तब तुम लोग ही लेकर गए थे, रवि वर्मा भी लेकर गया था. रवि वर्मा की एक दुकान हुआ करती थी वहाँ पर, उसकी खुद की चाय की दुकान थी, जहाँ पर पोहे बनते थे. और आज भी वो दुकान भी है उसके, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स. और तब मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ याद है. रात के वक्त हम लोग सराफे में गए थे, ठीक है. सराफा जहाँ पर गोल्ड की दुकानें, जौहरियों की दुकान होती थी, और वहाँ पे. और पता है एक चीज़ हमने क्या नोटिस की थी, मैंने पूछा था यार ये क्या है,
कुछ लोग जो नालियां थी ना उसको छान रहे चांद रहते कि correct. सोने के अगर कुछ कतरे मिल जाए। और सराफत अब इतना बड़ा नहीं था, इतनी ज्यादा खाने के स्टॉल नहीं थे। अभी मैं कुछ दिनों पहले गया था, अभी तो बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया अब तो मतलब। लेकिन अब सुना है कि वो फिर से कम हो रहे हैं। अच्छा, मैंने दे आर लाइक उसको फिर से उसको कंट्रोल कर रहे हो। कंट्रोल करने की कोशिश अच्छा। कर रहे हैं। जो ओरिजिनल स्टॉल्स है सिर्फ उन्हीं को रखने की उन्हीं बात को कर रख रहे रहे हैं। हो। अभी तो बहुत है काफी ज्यादा। और वैरायटी भी बहुत मिलने लगी है वहाँ पे, जो पहले कभी नहीं मिलती थी। तो मुझे तब का याद है। और एक पान की दुकान होती थी जो 24 घंटे खुली रहती थी। अन्ना उसके आगे एक पर्दा, क्या नाम था उनका? अन्ना भैया, अच्छा, अन्ना भैया। अन्ना भैया की पान की दुकान। और उनके आगे एक पर्दा हुआ करता लाल, पड़ता ही लगता था है बस। ना? हाँ। और वो करके वो ऐसे करके ऊपर से ऐसे खिलाते थे, मुंह में ऐसे दे देते थे। अन्ना भैया की पान की दुकान। अच्छा अच्छा, अन्ना भैया की पान की दुकान, वाह। तो खाने में क्या क्या पसंद है एक्चुअली? एक्चुअली सब कुछ, सब कुछ ना। सब कुछ। तो आज तुम्हारे लिए कुछ, आज तुमने कहा कि थोड़ा लाइट रखें। हाँ अच्छा क्या, मैं थोड़ा लाइट पे हूँ। तो ये जो अब जर्नी आगे बढ़ी एज अ नाउ एज अ नोन राइटर, कंपोजर, व्हाट नेक्स्ट फॉर यू? लाइट मुझे एक्टिंग के बाद पे ले आई, अगेन जो सोचा नहीं था। बिल्कुल नहीं सोचा था। एनएसडी में भी डायरेक्शन ही पढ़ा। मैंने तो बिल्कुल ही नहीं सोचा था एक्टिंग हाँ को तो। हाँ, वो कैसे हुआ? वो तो पता नहीं कैसे हुआ, मुझे नहीं, मतलब मुझे भी नहीं समझ में आया। मुझे बताओ, अभी तक तुम्हारी जिंदगी के बारे में क्या समझ में आया तुमको? कुछ कुछ भी नहीं। तो एक्टिंग के बारे में? उन्हें एक्टिंग के बारे में तो ये हुआ कि कभी कोई राइटिंग में कोई रोल लिखा है, यार ये तो तू ही आ जा यार, तू ही कर दे। तुम उधर ही बैठे हो? उधर ही बैठे हो, हाँ। तो ये तो छोटा सा है, तू ही कर दे। तो मैंने छोटा छोटा ही करना शुरू किया, और फिर द बॉडी ऑफ वर्क हैज बीन अमेजिंग यार। मैं तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग की बात बताता हूँ, मुझे पता नहीं तुमको याद है कि नहीं। मुझे तो हर याद मीटिंग याद है। 3 इडियट्स के बाद बताओ, कुछ याद है? मैं याद दिलाऊं? नहीं, मतलब चतुर जो बने थे उसमें, हाँ हाँ चतुर, हाँ हाँ हमारा ओके, ओमी। ओमी, हम एयरपोर्ट पे मिले थे। हाँ तुम कहीं से लौट रहे थे, तुम दोनों थे वहां पर, और तुमने बहुत ही प्यार से मुझे इंट्रोड्यूस किया था उनके साथ। करेक्ट करेक्ट। तो आई रिमेम्बर, मैं को एक बार और याद मिले एक बार और आपको एयरपोर्ट पे मैं कई बार मिला हूँ फिर आपको, क्योंकि आप तो एयरपोर्ट पे रहते हैं इनफैक्ट। टहलता रहता हूँ। आपको तो सब एयर होस्टेस जानती होंगे ना सब। मजेदार बात, पहले एयर होस्टेस फोटोग्राफ लेती थी कि माय फादर इज अ बिग फैन ऑफ योर्स। ट्रेटर्स के बाद वो कहते हैं आई हैव बिकम अ फैन। थैंक गॉड भाई। सर, ये जर्नी कमाल है। तो मैं भी कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। इट्स अ बिग वन। हाँ, लव टू एक्सप्लोर थिंग्स। आशीष सर को मिलना है तो कहाँ जाओ? एयरपोर्ट पे जाओ। आजकल टिकटें बेचते हैं क्या? कोई ना कोई फ्लाइट पकड़ ही लेंगे। तो अब जब तुम एक्ट करते हो, लिखते हो, प्रोड्यूस भी कर चुके हो, कैसा एक्सपीरियंस है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने फिल्म भी लिखी है, हो सकता है मैं बना भी दूँ। तुमने बोला था बहुत दिनों से कि तुम अब लिखे जा रहे हो। हाँ, तो एक अभी लिख दी मैंने, हो गई मेरी रेडी। आ जाओ। देखो किस जगह पे जाके वो बैठती है, लेकिन बना दूंगा मैं। तो आई मीन दिस इज़ वन थिंग अगेन जो मैं लोगों के साथ अलग अलग टाइम पे शेयर करता रहता हूँ कि कई लोग जो फिल्म कलाकार के, फिल्म के किसी लोगों से मिलते हैं, बोलते हैं आपका नेक्स्ट क्या चल रहा है। और जब कोई मेरे घर आता है, मैं कहता हूँ कभी किसी को पूछना मत। क्यों? मैं बताता हूँ, क्योंकि हम लोग सब लगे हुए हैं, है ना? हम सब लगे पड़े हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए, है ना? सही बात है। और तो हाँ, एनीथिंग यू वांट टू शेयर ऑन दैट, कि वो लोग जो है ना पूछते बताइए सर नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि नेक्स्ट आपका प्लान जो है ना, वो तो डिजास्टर की रेसिपी है। वो
अगर आपने उसको दिल टूटने की अपने अगर होता है उसको वो। सीरियसली ले लिया कि भाई मैं ये इस तरह से जाऊंगा और रास्ता यहाँ मुड़ेगा और मैं वहां मुड़ूंगा, वो नहीं होने वाला। हाँ। जिंदगी आपको एक अलग तरीके से मिलने वाली है, आप उसके लिए तैयार रहिए। और खेत में 15 तरह के बीज आपने बो रखे हैं, कौन सी फसल कब उगेगी आपको नहीं पता, वाह, तो आप बोते रहिए, बस बोते रहिए। जिंदगी का ध्येय मेरा यही है मेरे भाई, लगे रहो मुन्ना भाई। अब आपने मैंने एक शो किया है, हाँ, कहाँ फंसा हुआ है पति बैंड क्या बैंड बैंड वाले वाले, बेहतरीन बेहतरीन जो show। जो मैंने लिखा है, एंड इन्होंने रोल किया है, रोल किया, क्रिएट किया हम लोगों ने। क्रिएट किया है साथ बैठ के, और मेरे ख्याल से 1.5-2 साल हो गए हैं। हाँ हाँ, वो बहुत बढ़िया शो है। बहुत बढ़िया शो है। अब किसी को नहीं पता कब आएगा। नहीं पता सर। उसके ऊपर अगर आप बैंक करके बैठ जाओगे उससे मेरा कुछ बदलने वाला है तो कुछ नहीं बदल, उसको तो वो तो अब बदलेगा तो बदलेगा, नहीं बदलेगा तो नहीं बदलेगा। पर अभी तुमने ऐसे ही एक थ्रो अवे लाइन दी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, तैयार रहो टू डू समथिंग विद लाइफ। या अर्जुन रहना था ना, अर्जुन रहना आपको याद है? हमारे स्पीच को लेके हमारे क्लास लेते थे वो। तो वो उसको मैंने उनके वही परसों भी मेरे उनसे बात हुई, तो उनकी भी एक लाइन थी जो मुझे हमेशा जिंदगी में याद रहेगी। हाँ प्लीज। वो हमारी क्लास लेते थे और मुझे कह रहे कि उन्होंने कहा कि से यस टू लाइफ। नो हो गए तो दरवाजे बंद हो जाएंगे, यस हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ खुलेगा, नया आएगा, कुछ भी होगा, अच्छा होगा बुरा होगा लेकिन नया होगा। तो मैं कल अर्जुन रैना से फेसबुक पे बात हो रही थी। कहाँ पर है अर्जुन रैना? अर्जुन रैना फेसबुक पे है। अच्छा अच्छा, कहाँ है? फेसबुक पर है, दिल्ली में है। अच्छा प्लीज मेरे को आप इसके बाद ही जरा हम कनेक्ट करता हूँ यार। एक सैंडविच और खाओ यार, ये बहुत मैं गजब है। पक्का खाऊंगा, मैं थोड़ा सा सैलेड में खाऊंगा। अरे बहुत जरूरी है। अच्छा लगा भाई तुमको? बहुत अच्छा लगा है, मेरा बिल्कुल खाना मेरा ठीक हो गया। सर ठीक हो गया ये। मैं यही खाना खा रहा हूँ। और ये पत्ता बड़ा गजब है। और एक अंडे को भी ले लेना, ये भी मैं अंडा भी बहुत लूंगा, है ना। बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं मैं, बिल्कुल आप बहुत चिंता मत जरूरी है, करो। हाँ। मैं किसी भी चीज को ना नहीं कह रहा हूँ। वाह वाह, बहुत Yes, saying आई एम yes. सेइंग यस टू लाइफ एंड लाइफ, एंड लाइफ इज इन फॉर्म ऑफ फूड टुडे। देखो हम बतिया भी रहे हैं, गपिया भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, यही मेरी। बट ये बहुत खूबसूरत जर्नी रही। आप अपने बारे में बताइए, आपको क्या ड्राइव करता है जो आप इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, और आप व्लॉगिंग में कैसे आए? ये पहले तो मुझे ये जानना है कि हाउ डिड इट स्टार्ट। तो टू पुट इट सिंपली, जैसे तुमने कहा ना तुम एनएसडी के बाद टूटे दिल के साथ बहुत कुछ डील कर रहे थे। तो अब सोचो कि 56 की उम्र में जब कुछ जिंदगी ने एक ऐसी करवट ली कि मैं एकदम जो ऐसा हिट हुआ जिंदगी से, कहते हैं ना कि आप जब टूटे होते हो और दुखी होते हो, मैं वो समझ गया हूँ जिंदगी में कि जब टूटे हो दुखी हो तब एक सज्जन की तरफ मत देखो, वो है अपनी तरफ। नहीं तो ना करेक्ट, तो आप और दुखी हो जाओगे और आपको लगेगा कि एक सज्जन की तरफ मत देखो इस सज्जन की तरफ। तो बाय चांस अगेन यहाँ पे स्वप्निल सोनावने भी यहीं पर हैं। I started looking at what else can I be doing, not looking at myself. अपने ग्लानी दुख है तो I came across vlogging। तब मेरी जिंदगी में GoPro आया, और उसी दौरान ने एक फिल्म भी शूट करनी शुरू करी थी, ट्रायल बाय फायर। तो मैं जाना शुरू किया उधर या कहीं भी ट्रैवल करना शुरू किया विद दैट थिंग, और अपनी तरफ घुमाता था, फिर लोगों से तरफ देखता था, मैं चीज़ें देखने लगा साइमल्टेनियसली। उसी समय बाय चांस अगेन स्वप्निल ने मुझे कहा कि आप तो ऐसे ही खाते हो, नई चीज़ बनी है रील, तो आप एक वड़ा पाव खाइए करते। मैंने कहा चलो। सो आई हैड बाय दैट टाइम डिस्कवर्ड कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को बचाने की कोशिश मत करो। होता ना कि रेपुटेशन, लोग क्या कहेंगे, ये वो। मैंने कहा प्ले ऑन, बिकॉज यू आर प्लेइंग दैट वे एंड यू आर फॉलन। नाउ लेट अस फाइंड अ रूट थ्रू दिस। एंड लिटरली ऑर्गेनिकली वो चीज़ें चलने लगी। 7-8 महीने हम शूट करते रहे,
पोस्ट नहीं किया, फिर अक्टूबर, विच ईयर? नवंबर नहीं, अक्टूबर में हमने रिलीज किया। कौन सा साल था? 2022। 2022 सर में। रिलीज कर दिया आपने 22 में हम लोगों ने पहला व्लॉग ओह किया। इट्स नॉट वेरी ओल्ड ना, No, no, अभी की 3 बात साल, है, हाँ, 3 3 साल साल है, 22 या 21 या 22 में हमने वो किया। लेकिन आप एक बात बताइए, जैसे बहुत सारे एक्टर्स होते हैं ना जो मतलब आजकल बड़ी कंप्लेंट्स रहती है लोगों की कि भाई ये तो सोशल मीडिया वालों को ही रोल मिलते हैं, हमको तो मिलते नहीं है, जेन्युइन एक्टर्स की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी को, इस तरह की एक कंप्लेंट रहती है। आप तो दोनों हैं। हाँ, तो मैं कभी सोशल मीडिया में नंबर्स की वजह से नहीं गया। ऑफ कोर्स ना, लेकिन आपको सोशल मीडिया की वजह से कुछ फ़ायदा हुआ या? बहुत फायदा हुआ है, सीधी बात बताऊं। बुरा न माने, आप इस समय मेरे सामने बैठे हैं थैंक्स टू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ने मुझे दोबारा जिंदा किया। मैं जा चुका था स्वानंद, आई यूज्ड टू बी। सर आप पहले बेटा पहले सर पहले ऐसे पहले हो गया था। सोशल मीडिया ने मुझे, मैं दोबारा लोगों की नज़र में आया कि आई स्टिल एग्जिस्ट। और वो बाय चांस अगेन ये खाना हुआ, व्लॉग शुरू हुए। मैं इस दौरान मोटिवेशनल स्पीकिंग तो करता ही था। यू विल बी सरप्राइज कि किस तरीके से आई डिस्कवर्ड, क्योंकि पता है सोशल मीडिया मेरे लिए एक ऐसी जगह हो गई है जहाँ पर मैं अपने आयामों को एक्सप्लोर कर पाता हूँ। क्योंकि मेरे बहुत आयाम है, मैं एक्टर भी हूँ। एक्टर भी हूँ, ये बहुत बड़ी बात है ना, वो टाटा स्टील का ऐड था कि हम इस्पात भी है, ये बनाते हैं। हैं करेक्ट। तो मैं एक्टर भी हूँ, मैं स्पीकर भी हूँ, मैं लोगों से गपियाना पसंद करता हूँ, घूमना पसंद करता हूँ। कल सुबह शिलोंग पाया जाऊँगा मैं, है ना। तो मैं 25 दिन वैसे ही ट्रैवल करता हूँ, कभी फिल्म के लिए, कभी टॉक्स के लिए। सो आई डिस्कवर आप खाना पसंद करते हैं? खाना, और मैं लोगों से गपियाना पसंद करता हूँ यार। और मैं अलग अलग किस्म के लोगों के साथ बैठकर खाना पसंद करता हूँ। और मैंने देखा कि आप खाने के बारे में हमेशा आवाज़ें निकालता हूँ। नहीं, कभी आप जज नहीं करते, रसा स्वादन करते हैं आप। दोस्त वही तो मज़ा है ना। मैं आपके घर जाके मैं आपके घर का खाना खाऊंगा। अब अगर मुझे अपने घर में वो खाना नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगा, सही बात है। पर मैं आपके घर जाके आपके तरह का खाना खाऊंगा। तो इसलिए मैं वो हर जो छोटी दुकान में जाता हूँ या बड़ी दुकान में, आई लव टू अप्रिशिएट व्हाट दे आर क्रिएटिंग। और स्वानंद, मज़ेदार बात है कि ये सब लोग जो छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं, दैट जॉब इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर देम, इसलिए वो सफाई के साथ चलाते हैं। लोग सोचते हैं छोटी दुकान साफ नहीं होती, भाई उनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी अगर वो खराब चीज़ बेचे। सही बात। तो आई हैव एंजॉयड एंड यू नो इवन विथ माई स्टैंड अप कॉमेडी, अब तकरीबन 2 साल अब होने वाले हैं, मार्च में होंगे बल्कि, भी तो उसके भी शोज हो रहे हैं। मैं 100 से अधिक शो कर चुका हूँ ऑल ओवर द कंट्री। अभी 3 दिन पहले मैं इंदौर में शो करके आया था। अरे वाह। हाँ, तो मैं कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहा हूँ, बड़े शहरों में परफॉर्म करता हूँ। मैं शोलापुर, कोल्हापुर में परफॉर्म कर रहा हूँ, कानपुर में परफॉर्म कर रहा हूँ, बैंगलोर में परफॉर्म कर रहा हूँ, दिल्ली, कलकत्ता। सो आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म और उस ऑडियंस से सामने मिलता हूँ, एंड आई एम डूइंग कॉमेडी। तो इट इज़ लाइक ब्रेक थ्रू। लोग कहते हैं भाई तुम क्यों कर रहे हो? लोग स्टैंड अप कॉमेडी करके फिल्म करते हैं, बट वाई नॉट भाई? Why not? किसने कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते? सो आई एम फाइंडिंग फुल एक्सप्रेशन ऑफ माई सेल्फ। और मैं तुम्हें अभी एक दिखाता हूँ, ये पॉडकास्ट भी उसी का पार्ट है। उसी का पार्ट है। मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, और अब थैंकफुली आई हैव अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर मैं आपको आपकी आवाज़ सुनी, मतलब आप पहुंच सकते हैं मैं लोगों तक। लोगों से, उन लोगों से मिलवा सकता हूँ जिनसे मैं मिलवाना चाहता हूँ। और मैं सिर्फ वो भड़कीली बातें करके ही नहीं सुनाने वाला, मैं अमेजिंग बातें करने, क्योंकि हम सबकी ज़िंदगी इन अमेजिंग बातों से टच होती है। निंदा करके नहीं, एक्नॉलेज करके। ये ऑडियंस के सामने जाने का काम तो मैंने भी शुरू किया। अभी मैं सिंगिंग के शोज कर रहा हूँ, प्लीज़ करो मेरे तो भाई। वो मेरा बन गया है, एक फॉर्मेट बन गया है। मैंने भी एक शो शुरू किया, उसका नाम है जिंदगानियाँ, जिसमें मैं अपनी ज़िंदगी की किस्से सुनाता हूँ, और बीच में गाने हैं जो अदिति पॉल गाती है। वो अदिति गाती है, वो बड़ी अच्छी सिंगर है। हाँ, सो द गेम इज टू कीप एक्सप्लोरिंग,
कीप एक्सपैंडिंग, गेम इज टू से यस है ना, एंड जस्ट कीप फ्लोटिंग, keep floating. Just keep doing what you love doing. एंड फाइंडिंग वेज टू डू इट. You finding this? I think you just intent बता दो, वेज तो आ जाएंगे. वाह, आपका ईमानदार इंटेंट होना चाहिए कि भाई ये मुझे करना है, मैं कर हो जाएगा, कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही आएगा. मेहनत से नहीं घबराना, कौन रोकता है आपको? मेहनत से नहीं घबराना. मतलब मैं वही देख रहा हूँ कि आपका तो अब सोशल मीडिया, आपका यूट्यूब चैनल तो जीरो से स्टार्ट हुआ था. मुझे उस दिन याद है जब आप लोग गिन के मिलियन गिन रहे थे. वो दिन मैंने वो एपिसोड मैंने देखा है. एक्चुअली हाँ, आप थे, ये भी था हाँ, शायद, मिलियन गिन रहे थे कि अब ये आएगा. मिलियन पीपल, फर्स्ट मिलियन, huge thing, huge thing. 10 लाख लोग आपको सुन रहे हैं. Extremely grateful, extremely. And 10 lakh new people, you know, who And you know what is very important? Doing what I wish to do. Because there are no gatekeepers. that's the end. मैंने भी अभी अब हमने Beautiful. मैंने वैसे विदाउट गेट कीपिंग गाने भी रिलीज करने शुरू किए. वाह, जो आप गाना सुनाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, जो मेरा गाना है, जो मेरा है, उसके ऊपर किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं. किसी का हस्तक्षेप नहीं है. वो निकालो, हम जो लोग सुनेंगे ना, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से यूट्यूब चैनल है, और डाल दो उसके ऊपर, लोग सुनते हैं और अच्छा सुन रहे हैं. ऐसा नहीं कि खराब सुन नहीं रहे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सुन रहे हैं. भाई पता है, मैं जब मैंने शुरुआत की ना यूट्यूब की जर्नी, तो पहला मेरा चैनल था, उसका नाम है आशीष विद्यार्थी ऑफिशियल. 2 साल बाद 20,000 सब्सक्राइबर हुए. तो केक काटा मैंने. किसी ने बोला भाई केक क्यों काट रहा है? मैंने यार 20,000. और सबसे पेनफुल बात क्या होती थी, हम लोग हर हफ्ते में 2 वीडियो डालते थे. वीडियो तब वो मोटिवेशनल वीडियोस डालता था. वीडियो डालते थे, उसमें कोई 25 से 30 व्यूज़ आते थे, 3 कमेंट आते थे, उसमें से एक कमेंट होता था, सच गुड कंटेंट, व्हाई सच लो व्यूज़. और वो चाकू मारता था. बट यू नो, वी वेंट ऑन. सो द पॉइंट हियर इज, डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स. करेक्ट. एंड कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी. अगेन फिर वही है कि लोगों को लगता है कि लोग इसको इस तरह से देख, हम बंद कर, मतलब लोग इसको इस तरह से देखते हैं कि आशीष ने नंबर्स के लिए क्या किया, पर मुझे लगता है वो नंबर्स के लिए नहीं किया है. उसको आप अगर नंबर्स के लिए करने लगेंगे तो आप भी फेल होंगे. फिर आप एक और टेंशन ले लें. फिर वो टेंशन ले लेंगे, फिर आपको लगेगा कि यार, जैसे हमारे म्यूजिक में होता है कि ये गाना नहीं चलेगा, ये फिल्म नहीं चलेगी, अरे ऑडियंस को पसंद नहीं आएगी. ये तुम कौन डिसाइड करने वाला है? तुमको क्या पसंद है वो तो करो तुम, फिर ऑडियंस अपने आप बता देगी आपको हाँ या ना. तो मुझे लगता है वही करना ज़रूरी जो आपको. और जो बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, उनको ना कहने दो. उनको ना कहने दो. तुम क्यों ना कह रहे हो? तो वैसे ही ना कह देंगे. हाँ, अगर उनको अच्छी नहीं लगी तो वो कौन से देखने वाले हैं? तो लगे रहो साथी, लगे रहो सर. एंड कीप क्रिएटिंग समथिंग दैट यू आर वांटिंग टू डू. थैंक यू सो मच. स्वानंद, मजा आ गया. थैंक यू सो मच. थैंक मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया. Thank और you. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगा हो. अगर आपको अच्छा लगा है, प्लीज शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ. दिस कॉन्वर्सेशन इज वेरी It's स्पेशल. very, very special for me. It's very, very special. Nobody knows how special it is for me. I know sitting with you here is just changes. It's just amazing. Acting with you and now this thing. ढेर सारा. ढेर सारा. लव यू, लव Thank यू, you. लव. Thank you. फैंटास्टिक. आइए कुछ पानी पिया जाए और उसके खाना ठीक था. बहुत बढ़िया जोरदार खाना था. था. बढ़िया, मरा हो गया. Fantastic, ये बड़ा था.